अस्सलामुअलैकुम। शी तारा होटल की इंतजामिया के अंदर घुसकर बंबई के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह की पुलिस को अलर्ट कर रही थी। पूरे शहर की नाकाबंदी करा रही थी। उसकी यह हालत हो गई थी कि वो जब तक गिरफ्तार न होता उससे सुकून नसीब न होता। उसका सोना, जागना, खाना पीना सब हराम हो गया। दाई माँ ने परेशान होकर पूछा, ये तुझे क्या हो गया है? सुबह होने को है और तू अब तक जाग रही है? क्या फिर मसरूफियात के दलदल में धंस रही है? माँ जी, गजब हो गया है। वो दो चश्मी हीरे एक मिस्री बदमाश चुरा कर ले गया है। वो हीरे पारस के पास थे, कैसे चोरी हो गए? उसने चोरी का मुख्तसर सा वाकया सुनाया। दाइमा ने पूछा, पारस इस सिलसिले में क्या कर रहा है? पता नहीं, वो मुझसे नाराज है। मैंने उसे अपना मजहब छोड़कर अपना धर्म कबूल करने को कहा तो उसने 24 घंटे के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं। प्यार में नाराजगी अच्छी होती है, वो चोर को जाने नहीं देगा। तू फिक्र न कर। कैसे फिक्र न करूं? मेरी तरक्की और खुशहाली के लिए वो हीरे लाजमी है। मुझे मालूम होना चाहिए कि पारस उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए क्या कर रहा है। दाइमा ने टेलीफोन डायरेक्टरी में ताजमहल होटल बंबई के फ़ोन नंबर देखे, फिर मोबाइल नंबर के जरिए रब्ता किया और होटल इंक्वायरी से कहा, मैं कमरा नंबर 420 के मुसाफिर से बात करना चाहती हूँ। चंद सेकंड के बाद रब्ता हुआ। पारस की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, फरमाइए। शीतारा ने दाई माँ से कहा, यह पारस की आवाज़ है। दाई माँ ने कहा, बेटे तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं शीतारा की दाई माँ हूँ। वो बोला, आदाब माँ जी, मैंने आपका जिक्र सुना था, आज आवाज़ सुन रहा हूँ। इस बेवकूफ़ लड़की ने आपको फ़ोन करने पर मजबूर किया होगा। शीतारा ने कहा, वो मुझे बेवकूफ़ कह रहा है, उसे मुंह तोड़ जवाब दो। वस्ती हुई बोली, तुमने उसे बेवकूफ़ कहा, ये कह रही है मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूं। माँ जी, इसे थोड़ी सी अकल दे। मैंने आज तक इसे ये नहीं कहा कि वो अपना धर्म छोड़ दे और मेरे मजहब में चली आए। यह सरासर नादानी है, क्योंकि इंसान दिल से, दिमाग से और रूह की गहराइयों से खुदा, रसूल, भगवान और देवताओं को मानता है। उससे जबरन उसका अकीदा तब्दील नहीं कराया जा सकता। तुम दुरुस्त कहते हो, शीतारा ने तुमसे ऐसा कहकर गलती की है। अब इसे 24 घंटे की सजा ना दो। आप मेरी भी माँ जी हैं, आपका हुक्म सारा आंखों पर, मैंने इसे मुआफ़ किया। वो दाई से रिसीवर लेकर बोली, बड़े आए मुआफ़ करने वाले, ये याद रखना कि मैंने तुमसे मुआफ़ी नहीं मांगी है। तो फिर दिमाग के दरवाजे बंद रखूं? तुम बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो और वो बोना बदमाश हीरे लेकर सरहद पार चला जाएगा। कौन से हीरों की बात कर रही हो? अरे वही दो चश्मी हीरे जो वो चुरा कर ले गया। क्या वो चोरी हो गई हैं? बकवास मत करो। मैंने उस बौने को पकड़वाने के लिए पूरे बंबई शहर की नाकाबंदी करवा दी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया है, नाकाबंदी ख़त्म करा दो। जो उसके नसीब में थे वो ले गया है। तुम्हारे दो चश्मी हीरे मेरे पास मौजूद हैं। क्या? वो खुशी से चीख कर बोली, क्या सच कह रहे हो? मेरी अमानत तुम्हारे पास है? हाँ, ज़रा सोचो, कोई लड़ाई झगड़ा या खून खराबा किए बगैर उसे कितने अमन अमान से टाल दिया है। उसे खुशी खुशी काहिरा वापस जाने दो, नाकाबंदी ख़त्म करा दो। शीतारा और दाइमा दोनों हंसने लगी। शीतारा ने खुशी से झूम कर कहा, पारस, आई लव यू एंड आई मीन इट। मैं बयान नहीं कर सकती कि तुम मेरी नज़रों में कितने बुलंद हो गए हो और किस तरह मेरे हवास पर छा गए हो। मेरी एक बात मानोगी? हाँ बोलो, मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बिस्तर पर लेट जाओ और दिमाग को हदायत देकर कम अज़ कम 6 घंटों तक सोती रहो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके बोली, माँ जी, उसका हुक्म है कि मैं सो जाऊँ और मैं सोने जा रही हूँ। वह मुस्कुराकर बोली, बेटी, ऐसे मर्द नसीब वालियों को मिलते हैं और तू बड़ी नसीबों वाली है। वह बिस्तर पर आकर लेट गई। दिल ही दिल में मुस्कुराकर बोली, जो तुमने कहा वही कर रही हूँ। उसने आंखें बंद की, दिमाग को हदायत दी, फिर 6 घंटे के लिए सो गई। दूसरे दिन पाशा ने खुशखबरी सुनाई कि तजुर्बा कामयाब रहा है। उसने शीतारा की मखसूस बू पैदा करने के लिए जो इंजेक्शन तैयार किया था उसे एक खरगोश पर आजमाया गया। शीतारा का उतारा हुआ कपड़ा ब्लड हाउंड को सूंघाया गया। उसी वक्त शीतारा खुशबू में नहा गई। नतीजा खातिर ख्वाह निकला। वो कुत्ता दौड़ता हुआ शीतारा की मखसूस बू की तलाश में उस खरगोश तक पहुंच गया था। उसने अपने मामूल और ताबेदार डॉक्टर को हुक्म दिया कि वो उसकी मखसूस बू के इंजेक्शन का फार्मूला जहन नशीन कर ले, ताकि आइंदा भी ऐसे इंजेक्शन तैयार किए जा सकें। पूजा को रोज़ 1 घंटे के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाने लगा। वहाँ उसका चेकअप होता था और दवाएं खिलाई जाती थीं। पाशा ने लेबॉर्ट्री में इस लड़की के चेकअप के दौरान ये अच्छी तरह समझ लिया कि वो मास्क मेकअप में है। इस लड़की का असल चेहरा छुपाया जा रहा है। उसे यह ना मालूम हो सका कि वो उसकी महबूबा पूजा है। एक बार शीतारा ने ख्याल ख्वानी के जरिए पूछा, जो दवाएं इस लड़की को इस्तेमाल कराई जा रही हैं, क्या उसका नतीजा 1 हफ्ता बाद जाहिर होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। 1 हफ्ते से पहले इस लड़की की मखसूस बू ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं इसे आपकी मखसूस बू का इंजेक्शन लगाऊंगा। वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यह लड़की कौन है? तुम अपने काम से काम रखो। अगर लड़की को जाहिर करना होता तो इसे मास्क मेकअप में क्यों छुपाया जाता? याद रखो, कभी मास्क के पीछे ना देखना। तुम्हारी जो हद है उसे बाहर ना जाना। शीतारा की यही कोशिश थी कि पाशा मास्क के पीछे पूजा को देखने ना पाए। पूजा के दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी भुला दी गई थी। अगर उसे कुछ याद होता तो वो मास्क में रहने के बावजूद पाशा को अपनी पहचान करा देती।
शीतारा की दूसरी कोशिश ये थी कि पारस बंबई तक आ गया है तो कम से कम एक हफ्ता वहां रहे, ताकि पूजा पर तजुर्बा कामयाब हो जाए। उसने पारस से पूछा, तुम हिंदुस्तान क्यों आए हो? वो बोला, इस देश से तुम्हारे आंचल की हवा आती थी, मुझे पुकारा करती थी, इसलिए चलाया। बातें ना बनाओ, तुम ख्वामखा एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर तफरी करने वालों में से नहीं हो। ज़रूर किसी खास मकसद से आए हो। मुझे तो किसी खास मकसद का इल्म नहीं है, कभी तुम्हें मालूम हो तो बता देना। तुम्हारे यहाँ आने से मेरी अजीब हालत हो गई है। किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो। मेरे डॉक्टर तो तुम हो। दूर थे तो कोई बात नहीं थी, सब्र करना सीख रही थी। जब से पता चला है कि मुंबई में हो तो दिन रात बहक रही हूँ, तुम्हारी ही तरफ ध्यान लगा रहता है। क्या यहाँ से चला जाऊँ? नहीं पारस, ना जाओ, मेरे देश की आबो हवा में रहो। तुम बीमार हो, तुम्हें मेरी आबो हवा में आकर रहना चाहिए। सच पूछो तो मैं अब भी यही सोच रही हूँ। तुम यहाँ से ना जाना, मैं शायद 2-4 रोज में खिंची चली हूँ। मैं इस शहर से किसी दूसरे शहर जाने वाला था। तुम कहती हो तो यहाँ क़यामत तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो पहले इस होटल के मैनेजर और वहाँ की इंतजामिया को अपने काबू में कर चुकी थी। उसने मैनेजर के दिमाग में यह हुक्म नक्श कर दिया कि आज के बाद दूसरे दिन से कमरा नंबर 420 के दाएं और बाएं वाले 2 कमरे रिजर्व रहेंगे और वह दोनों कमरे किसी मुसाफिर को नहीं दिए जाएंगे। जिस दिन से कमरे रिजर्व हुए वह पूजा पर तजुर्बा का 5वां दिन था। उसकी अपनी मखसूस बू खत्म हो चुकी थी और इंजेक्शन के जरिए उसमें शीतारा की बू मुंतकिल कर दी गई थी। पाशा ने कहा, मैडम, मैंने कामयाब तजुर्बा किया है। अब आप अपना वादा पूरा करें और पूजा को मेरे हवाले करें। वो बोली, 2 दिन और सब्र करो, मैं ज़रूरी काम से बम्बई जा रही हूँ, वापस आऊँगी तो पूजा तुम्हारी होगी। वह पूजा और दाई माँ के साथ बम्बई के होटल में आ गई। होटल में दाखिल होने से पहले उसने अपने लिबास पर अच्छी तरह खुशबू स्प्रे कर ली। फिर कमरा नंबर 420 के बाएं तरफ वाले कमरे में आ गई। इसके बाद दाई माँ पूजा के साथ पारस के बाएं तरफ वाले कमरे में पहुंच गई। उस वक्त पारस अपने कमरे में नहीं था। उसकी पड़ोसन बनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मंसूबा तो यह था कि पारस के सामने पूजा जाएगी ताकि पारस की नीयत में खोट हो और वो उसे साबी कमजोरी में मुब्तला करके अपने बाप की टेलीपैथी जानने वालों के जरिए मामूला और ताबेदार बनाने की गलती करे तो पूजा उसके हाथ आ जाए और असल शीतारा फरहाद की फैमिली में फंसने से बाल बाल बच जाए। लेकिन हमेशा तदबीर के मुताबिक नहीं होता, कभी तदबीर के खिलाफ दिल की मर्जी से भी बहुत कुछ होता है। दिल धड़क धड़क कर उसे कह रहा था, वो तेरा मर्द है, तुझे उसके पास जाना चाहिए। औरत अपने हकूक किसी दूसरी औरत को नहीं देती। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए दाई माँ से कहा, मैं क्या करूँ माँ जी, वो मेरा है, मैं उससे ना मिली तो मर जाऊंगी। मैं पहले ही जानती थी, मैंने पूजा पर खुशबू स्प्रे की है क्योंकि अभी अभी पारस अपने कमरे में आया है। जा बेटे, कोई गड़बड़ होगी तो मैं संभाल लूंगी। मुझे ज्योतिष विद्या याद आ रही है। उस विद्या ने साफ तौर पर कहा है कि मैं उसके साय में रहकर मुसलमान हो जाऊंगी। बेटी, कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदल सकता, मगर मुझ पर तनवीमी अमल करके मेरे अंदर से मेरे धर्म को मिटाया जा सकता है और उसका बाप फरहाद अली तैमूर ऐसा कर सकता है। तू पानी में उतर गई है, डूबने से डर रही है। मैं कहती हूँ डूब जा, फिर तैर कर निकल आना। यहाँ से नामुराद जाएगी तो जज्बात की आग में जलकर मर जाएगी। जा बेटी जा। वह सीलिंग फैन के नीचे लेटी हुई थी ताकि परफ्यूम लिबास से उड़ जाए। फिर उसने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया। थोड़ी देर आईने के सामने बनाव सिंगार में मसरूफ रही। इस दौरान उसने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे मुखातिब किया, हेलो पारस, मैं आ गई हूँ। हाँ, मेरे अंदर बोल रही हो तो यकीनन आ ही गई होगी। ख्याल ख्वानी के जरिए नहीं, सचमुच आ गई हूँ। क्या वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। उठो, दरवाज़ा खोलो, यकीन आ जाएगा। वह फौरन ही उठकर दरवाजे के पास आया। फिर उसे खोलकर देखा, कोई नहीं था। उसने पूछा, यह क्या मजाक है? मजाक नहीं है, दरवाज़ा खुला रखो और कमरे में जाओ। वह दरवाज़ा खुला छोड़कर कमरे में आया। फिर बोला, और कोई हुक्म? अपनी पुश्त दरवाजे की तरफ करो, फिर मुझे आंखों से नहीं, मेरी मखसूस महक से पहचानो। वह उधर पुश्त करके खड़ा हो गया। चंद सेकंड के बाद ही उसने अपनी महबूबा दिल नवाज की महक महसूस की। वह महक हवा के झोंके की तरह अंदर आई थी। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, क्या मैं घूम कर देखूँ? जवाब नहीं मिला, मगर पारस ने उसके हाथों का लम्स महसूस किया। दूसरे ही लम्हे वो उसकी पुश्त से लिपट कर रोने लगी। वह गर्दन घुमाकर बोला, अपना मुखड़ा तो देखने दो, जरा ये भी देखूं कि आंसू बहाते वक्त कैसी हसीन लगती हो। वो घूम गया। शीतारा ने रोते रोते अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। वो पहले एक जान 2 कालिब थे, फिर एक जान 1 कालब हो गए। कालब कालब में ढल गया, दरिया समुंदर में उतर गया। दाई माँ ने फ़ोन के जरिए अपने कमरे में खाना लाने का ऑर्डर दिया। रात 10 बजे खाने के बाद पूजा से कहा, बेटी तुम सो जाओ, मैं अभी जागती रहूंगी। रात के 1 बजे शीतारा ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, माँ जी मैं खैरियत से हूँ। बेटी, तुमने तो इंतज़ार कराते कराते मेरा खून सुखा दिया है। क्या सिर्फ खैरियत की इतला देकर नहीं जा सकती थी? माँ जी, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, तुम जानती हो कैसा जहरीला है। मैं 2 घंटे तक ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही थी। अच्छा, फिर आऊँगी। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। होटल का मुलाजिम खाने की प्लेटें समेट कर ले जा रहा था। उसके जाने के बाद पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर लाइट बुझा दी। कमरे में तारीकी छा गई। सिर्फ खिड़की से एक न्यून साइन की जलती बुझती आती जाती रोशनी थी। उसने पूछा, जानती हो मैंने कमरे में अंधेरा क्यों किया है?
क्या पहेली बुझवा रहे हो या तारीकी में कोई तमाशा दिखा रहे हो? हाँ तमाशा, ये देखो। उसने जरा करीब आकर दोनों हाथों की मुट्ठियां खोलीं। शीतारा की आंखें रोशन हो गईं। पारस की दोनों हथेलियों पर 2 चश्मे हीरे जगमगा रहे थे। वो खुशी से खिल गई। दोनों हीरों को अपने हाथों में लेकर देखने लगी। उन्हें कभी अपने रुखसारों से और कभी अपनी आंखों से लगाने लगी। उन्हें होंठों से चूमने लगी। उसकी खुशी और दीवानगी काबिले दीद थी। पारस उसे मुस्कुराकर देख रहा था। वो उसकी आगोश में छुपकर बोली, मैं इन हीरों के लिए आई थी मगर तुम्हारे पास आते ही इन्हें भूल गई। तुम जादूगर हो, सारी दुनिया भुला देते हो। बेचारी दाई माँ को भी भूल गई थी, अभी उसे खैरियत की इतला दी है। एक बात याद रखो, उसे ना भूलना। वो बात क्या है? इन 2 चश्मी हीरों की 1-2 नकल बनवा लेना। जिस तरह दिल सीने में छुपा रहता है उसी तरह असल हीरों को छुपा कर रखना। मैंने बोने लासानी को जो हीरे चुनाने का मौका दिया था वो भी असली हीरे थे, लेकिन असल 2 चश्मी हीरे ये हैं। मैंने असल हीरों को तराश कर 2 चश्मी बनाने का ऑर्डर दिया था। लंदन में इसका एक माहिर कारीगर है। बोना लासानी जौहरिया वो असली हीरे पहचान कर उसके 2 चश्मी होने का यकीन करके उन्हें ले गया है। वो खामोश रही, वो भी खामोश रहा। उस रात जुबान से बोलने की बातें बहुत कम थीं। खामोशी से बोलने के लिए 1000 दास्तान थी। पारस ने कहा, मैं चाहूंगा तुम कभी ना जाओ। क्या मुझे छोड़कर जाओगी? तुम मेरी दीवानगी को समझते हो, मेरे इख्तियार में हो तो कभी ना जाऊं, मगर मजबूरी है। तुम कब तक ज्योतिष विद्या की बकवास पर भरोसा करके विसाल के बाद जुदाई का सदमा उठाती रहोगी? ज्योतिष विद्या बकवास नहीं है पारस। अच्छा ये बताओ, मुझसे शादी करोगी तो धर्म कैसे बदल जाएगा, या मैं ज़बरदस्ती तुम्हें मुसलमान बनाऊंगा? तुम नहीं बनाओगे मगर तुम्हारे बड़े मजबूर करेंगे, या मैं तुमसे प्यार करते करते मजबूर हो जाऊंगी। ऐसी मिसाल तुम्हारे खानदान में मौजूद है। तुम्हारी मामा रसवंती बहुत अरसा तक अपने धर्म पर कायम रही, मगर आखिर तुम लोगों के रंग में रंग गई। आज वो आमना फरहाद कहलाती हैं। मेरे पापा ने मामा को मजबूर नहीं किया था, वो तो खुद ब खुद दीन इस्लाम की तरफ माइल हुई हैं। यानी मैं भी रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद माइल हो जाऊंगी। मेरे बाबा बहुत बड़े ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। उन्होंने कहा था, बेटी हम बहुत ऊंची जात के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जाति पर कभी हरफ ना आने देना। अपने धर्म पर कायम रहने का एक ही उपाय है, और वो ये कि फरहाद अली तैमूर और उसकी फैमिली से दूर रहा करना। मेरा नसीब, मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार होकर कहीं की नहीं रही। चलो ये अच्छा हुआ कि तुम मजबूत इरादों की मालिक हो। अपने धर्म पर कायम रहो। मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल करने वाली कोई बात नहीं करूंगा। जब मोहब्बत माइल करती है तो सारी तदाबीर धरी की धरी रह जाती हैं। फिर भी अगर मैं कोशिश करूं कि तुमसे ना मिलूं तो क्या तुम मुझे मजबूर करोगे? हरगिज़ नहीं। आज भी तुम अपनी मर्जी से आई हो, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ रहती हो और कब जगह बदलती हो। मुझे तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं। तुम खुद ही ख्याल ख्वानी के जरिए मेरी ख्वाबीदा मोहब्बत को जगाने आती हो। ऐसा ना कहो, मुझे यूं लगता है जैसे मैं ही बावली हूं, तुम्हारे पीछे आती हूं और तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। मैं अपनी मोहब्बत और दीवानगी बयान करूंगा तो फिर इल्ज़ाम दोगी कि तुम्हें अपनी तरफ माइल कर रहा हूं। वो हंसने लगी, फिर बोली, अब जाऊंगी? मैं क्या कहूँ? अगर कहूँगा कि अभी दिल नहीं भरा है तो फिर तुम्हें मोहब्बत से मजबूर करने का इल्ज़ाम आएगा। वो मुस्कुराकर बोली, मैं जाकर सोचूंगी कि मुझे फिर आना है या नहीं। अब दरवाजे से मुंह फेर लो। क्यों, मेरी आंखों के सामने नहीं जाओगी? नहीं, मैं इसी होटल में हूं, मगर मुझसे कमरा नंबर ना पूछना। वह दरवाजे की तरफ पुश्त करके बोला, नहीं पूछूंगा, जाओ, खुदा हाफिज। खामोशी छा गई। जाने वाली के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। जब उसे मखसूस महक ना मिली तो वह समझ गया कि जुदाई के लम्हात शुरू हो चुकी हैं। उसने पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। शीतारा ने दाई माँ से कहा, मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ, अब नींद पूरी करूंगी। ये बताओ, कामयाबी हुई? हाँ, वो 2 चश्मी हीरे मेरे पास हैं। उन हीरों को मेरे सर पर रहना चाहिए। मैं उन्हें साड़ी के आंचल में सर से बांधकर सो जाऊंगी। बेटी, इन हीरों को परखना जरूरी है। उसने लासानी को नकली हीरे दिए, तुम्हें भी इसी तरह धोखा दे सकता है। माँ जी, वो जुबान का धनी है, जो कहता है वो करता जरूर है। मोहब्बत अगर दिल की गहराइयों से हो तो फिर दिल से झूठ और फरेब निकल जाता है। मैं भूत तब्दील कराने के लिए पाशा से दिन रात मेहनत कराती रही और पारस को धोखा देने के मंसूबे बनाती रही। इस मकसद के लिए पूजा को यहाँ तक ले आई, लेकिन अपनी और पारस की मोहब्बत में किसी तीसरी को शरीक नहीं होने दिया। ये 2 चश्मी हीरे जो मेरे पास हैं वो असली हैं। ठीक है बेटी, आराम से सो जाओ। वो सोने के लिए चली गई। दाई माँ को पूजा से भी लगाव पैदा हो गया था। शीतारा ने उसके ख्यालात पढ़कर बताया था कि वो पाकिस्तान में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी और कराची यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। 5 बरस पहले माँ का इंतकाल हुआ। फिर 2 माह पहले बाप की आंखें भी हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो एक नई जिंदगी गुजारने और पनाह हासिल करने के लिए अपनी बड़ी बहन शांति के पास आई तो वो उसकी आबरू का सौदा करने लगी। ऐसे में पाशा उसे शीतारा के पास ले आया था। जब शीतारा नींद से बेदार हुई तो दाई माँ ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में पूजा का कोई नहीं। तू इसे ढाल बनाकर पारस से हीरे हासिल करना चाहती थी, इसकी नौबत ही नहीं आई। मैं चाहती हूँ पूजा हमारे पास रहे। तू हर मुल्क में अपनी डमी बनाकर रखती है, अपने घर में भी इसे डमी बनाकर रख ले। इसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे, ये तेरा रोल अच्छी तरह अदा करेगी। अगर कभी तेरे दुश्मन हमारी रिहाशगाह तक पहुंच जाएं तो इसे शीतारा समझकर ट्रैप करेंगे और तुझे पूजा समझकर नज़रअंदाज कर देंगे।
माँ जी तुम बहुत अच्छे मशवरे देती हो, मैं यही करूंगी। पूजा को मुकम्मल सितारा बना दूंगी। हम दिल्ली से रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, हमें 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। हाँ पहुंचना तो चाहिए, मगर क्या वापस जाने का इरादा नहीं है? हाँ जाऊंगी, मगर उसकी मुलाकात से दिल नहीं भरा है। अब ये तेरी नादानी होगी। तू अब मुस्तकिल रुपोशी के बायस महफूज है। पारस के सिवा कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाया। उसने भी अब तक तेरी असली सूरत नहीं देखी है, न असल आवाज़ और लहजे को सुना है। एक बार इस्लामाबाद में तेरी रूपोशी नाकाम रही तो तुझे आदिल से नुकसान पहुंचा था। अब पारस के साथ दूसरी रात भी रहना चाहेगी तो बाद में पछताएगी। वह बड़ी देर तक चुप रही। दाई माँ ने कहा, मैं समझ रही हूँ जज्बात बाउले हो रहे हैं तो बूढ़ी नसीहतें असर नहीं करती, तू नहीं मानेगी। मुझे पारस के साय में ऐसा लगता है जैसे तमाम आफात से दूर हो गई हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा माँ जी, तुम पूजा के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। उसके हवास पर पारस छाया हुआ था। वो पिछली रात से सारी दुनिया को भूली हुई थी। अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश्त डाल दिया था। चूंकि दाई माँ के साथ एक ही होटल में थी, इसलिए ख्याल ख्वानी के जरिए दाई माँ को अपनी खैरियत से आगाह कर देती थी, वरना दूसरे तमाम मामलात में ख्याल ख्वानी नहीं कर रही थी। हत्ता कि वक्ती तौर पर पाशा को भी भुला दिया था। पाशा उसे कुछ बदजन हो गया था। दिन रात की मेहनत और कामयाब तजुर्बे का सिला उसे मिलना चाहिए था, लेकिन सितारा ने उसकी मेहनत और कामयाब तजुर्बे की कदर नहीं की थी। वादे के मुताबिक पूजा को उसके हवाले नहीं किया था। ऐसे में वफादार गुलाम बागी हो जाया करते हैं। अगर वो तनवीमी अमल के असर में ना रहता तो कब का बागी हो चुका होता। बगावत ना करने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी बुज़दिल है या उसके अंदर कोई जज्बा नहीं है। पाशा के अंदर जज्बात भड़क रहे थे। वो पूजा को हासिल करने के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था। सितारा की वादा खिलाफी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करना चाहता था। बस एक ही रुकावट थी, उसके आगे तनवीमी अमल की दीवार खड़ी थी। सितारा जब बम्बई चली गई तो पाशा ने सोचा, चार दीवारी से निकलकर तफरी के लिए जाना चाहिए। इजाज़त हासिल करने के लिए कभी सितारा नहीं होती थी तो फ़ोन के ज़रिए कोई दूसरी औरत बात करती थी। वो दरअसल दाइमा होती थी। उसने बाहर जाने के लिए फ़ोन किया तो कोई जवाब न मिला। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि फ़ोन नंबर के ज़रिए कोठी का पता मालूम करना चाहिए। वो सोचने लगा। फिर टेलीफोन डायरेक्टरी खोलकर नंबर तलाश करने लगा। नंबर के पहले 2 अदद 6 और 4 अदद थे। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ 2 इब्तदाई मखसूस नंबर होते थे। उनके मुताबिक वर्क गर्दानी करते वो टेलीफोन नंबर मिल गया जिस पर वो सितारा और दाइमा से रब्ता करता था। डायरेक्टरी में जो पता लिखा हुआ था उसे पढ़कर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो इसी कोठी का पता था जिसकी अनेक्सी में वो रहता आ रहा था। अब उसे पता चला कि सितारा इतने अरसे से दूसरी औरत के रूप में उसके करीब ही रहती थी। वो अनेक्सी से बाहर आ गया। इस कोठी के चारों तरफ घूम कर देखा। उसके तमाम दरवाजे मुकफ्फल थे, खिड़कियां अंदर से बंद थीं। उसने एक खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ दूर तक गई। कोठी के नाइट चौकीदार ने ललकारते हुए पूछा, कौन है, इधर कौन है? पाशा एक दीवार की आड़ में चला गया। चौकीदार हमला करने के अंदाज में लाठी उठाए आ रहा था। जब वो करीब से गुजरा तो पाशा ने उसे दबोच लिया। वह खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने और मचलने लगा, लेकिन वो एक हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत रखने वाले की गिरफ्त में था। उसका एक घूंसा सर पर पड़ा तो उसकी आंखों के सामने कुमकुमे जलने बुझने लगे। वह चकराकर उसकी गिरफ्त में फिसलता हुआ जमीन बोस हो गया। पाशा ने टूटी हुई खिड़की के अंदर हाथ डालकर चिटखनी हटाई। उसके पट खोले। आगे आहनी जालियां लगी हुई थीं। वो लोहे की जालियों को दोनों हाथों से पकड़कर झटके देने लगा। खिड़की की चौखट से इन जालियों का अलग होना नामुमकिन था, लेकिन कोई बुलडोज़र धक्के मारे तो ये मुमकिन हो जाता है। आखिर वो जालियां खिड़की की चौखट से अलग हो गईं। वो खिड़की से गुजरकर अंदर आया। अंदर गहरी तारीकी थी। वो स्विच बोर्ड तलाश करके रोशनी कर सकता था। वो कोठी के एक एक हिस्से से गुजरता हुआ एक बेडरूम में आया। वहाँ की किसी चीज़ से यह सुराग नहीं मिल रहा था कि वहाँ सितारा रहती है, और वैसी नादान नहीं थी कि वहाँ की दीवारों पर अपनी तस्वीरें लगाती या अपनी कोई शनाख्त तो दूसरों के लिए छोड़ जाती। वो मायूस हो गया। जालियां तोड़कर अंदर आने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। वो वापस जाने लगा, फिर रुक गया। फ़ोन की घंटी बज रही थी। वह पलटकर टेलीफोन के पास आया। इस टेलीफोन के साथ एक रिकॉर्डर मुंसलिक था। रिकॉर्डर का टेप चलते ही फ़ोन की घंटी बंद हो गई। एक नौसवानी आवाज़ रिकॉर्डर से उभरी, यस प्लीज़, मैं मौजूद नहीं हूँ, अपना ज़रूरी पैगाम रिकॉर्ड कर सकती हैं। फिर खामोशी छा गई। टेप चल रहा था, कोई पैगाम रिकॉर्ड हो रहा था। जब टेप रुक गया तो पाशा ने उसका कनेक्शन टेलीफोन से अलग किया, फिर इसे रिवाइंड करके सुना। उसे पूजा की आवाज़ सुनाई दी, मैडम, मुझे खबर मिली है कि मेरा साजन बहुत बीमार है, गैराज में पड़ा है, मैं उसे मिलने जा रही हूँ। अगरचे आपने सख्ती से मना किया है, लेकिन आप एक औरत के दिल से सोचें, ऐसे वक्त कोई औरत अपने मर्द से दूर नहीं रहती। आप मेरी ये नाफरमानी मुआफ़ करें, मैं जल्द ही लौट आऊँगी। आवाज़ बंद हो गई। पाशा ने रिकॉर्डर को ऑफ किया। उसके दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। वह इस पूजा की आवाज़ पहले भी सुन चुका था। वह अपनी मुलाजमा से अपने साजन का जिक्र कर रही थी, और उसका साजन रेलवे स्टेशन के पीछे सत्यनारायण की गली के एक गैराज में रहता था। पाशा ने पहली बार इस पूजा की आवाज़ सुनकर सोचा था, शायद पूजा की किसी हम आवाज़ औरत की गुफ्तगू सुन रहा है, जबकि पहले भी ऐसा धोखा नहीं हुआ था।
उसने सोचा था कि शीतारा उससे रब्ता करेगी तो वह दूसरी पूजा के सिलसिले में बात करेगा। शीतारा ने बाद में रब्ता किया तो वह जल्दी में थी, फिर यकीन दिला रही थी कि दूसरे दिन बंबई से वापस आकर पूजा को उसकी झोली में डाल देगी। अब फ़ोन टेप की आवाज़ से पता चला कि उस दूसरी पूजा की आवाज़ वाली से शीतारा का ताल्लुक है और शीतारा उसे अब तक असल नहीं नकली पूजा की आवाज़ सुनाती आ रही है। वो तेज़ी से चलता हुआ खिड़की के रास्ते से बाहर आया। ये मालूम हो चुका था कि पूजा अपने साजन से मिलने जा रही है और ये भी मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। अहाते में कार खड़ी हुई थी। नाइट चौकीदार बेहोश पड़ा था। वो मेन गेट खोलने के बाद कार में आया, उसे स्टार्ट किया, फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वो पूजा भी एक देसी मॉडल की कार में आई थी। वो कार एक गैराज के सामने खड़ी थी। गली में इक्का दुक्का गुजरने वाले दिखाई दिए। पाशा ने करीब ही कार रोक दी। कार से उतरकर दबे कदमों चलता हुआ गैराज में आया। वहाँ एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ था और एक दुबली पतली सी औरत उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कह रही थी, भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो और मेरी कोठी में चल कर रहो। बीमार शख्स ने कहा, नहीं कामनी, मैं अपनी मेहनत से तुम्हारे लिए कोठी बनाऊंगा, तब हम साथ रहेंगे और तब तक तुम यहाँ बीमार पड़े रहोगे। चलो उठो, बाहर गाड़ी है, डॉक्टर के पास चलो। वो बड़ी नक्काहत से उठने लगा। फिर वो दोनों पाशा को देखकर चौंक गई। साजन ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, तुम्हारी कामनी जानती है, तुमसे इतना प्यार करती है कि कोठी छोड़कर गैराज में आती है और मुझ जैसे प्यार करने वाले को पूजा की आवाज़ सुनाकर धोखा देती है। कामनी घबराई हुई थी, परेशान होकर बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों? तुम्हारी मैडम ने यह नहीं बताया था कि मैं हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेता हूँ, लिहाजा तुम्हें पूजा की आवाज़ में बोलते रहना चाहिए। वह दोनों हाथ जोड़कर बोली, हाँ, मैं मैडम के लिए काम करती हूँ, मुझे आवाज़ बदलने में महारत हासिल है, लेकिन मैडम को ये मालूम होगा कि तुम पर यह राज खुल गया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने अभी तुम्हारी फ़ोन कॉल सुनी थी, अभी जाकर टेप से तुम्हारी आवाज़ मिटा दूंगा। शीतारा को ये मालूम नहीं होगा कि तुम अपने साजन से मिलने आई थी। जाओ, अपने साजन को डॉक्टर के पास ले जाओ। वह गैराज से बाहर आकर कार में बैठ गया, कोठी की तरफ वापस जाने लगा। शीतारा का फ्रॉड खुलकर सामने आ गया था। यह समझ में आ गया था कि वो असल पूजा को कभी उसके हवाले नहीं करेगी। वो गुलाम बना हुआ है, उसे गुलाम ही बनाकर रखेगी, कभी आज़ादी के साथ किसी से मोहब्बत भी नहीं करने देगी। अब वो गुलामी से रिहाई हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। गैर मामूली सलाहियतें और कुव्वत रखने के बावजूद वह तनवीम अमल के असर से नहीं निकल सकता था। सोच रहा था कि ऐसा कोई रास्ता है कि उसके दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली को पता न चले और वो उसके शहर से निकल आए। कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वह फिर खिड़की के रास्ते से कोठी के अंदर आ गया। वहाँ अपने वादे के मुताबिक उसने टेप में से कामनी की आवाज़ मिटा दी। फिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा, या खुदा, मैं एक प्यार करने वाली के काम आया हूँ, तो मेरे काम आ, मुझे शीतारा की गुलामी से निजात दे। मेरी तमाम सलाहियतें और कुव्वतें किसी काम नहीं आ रही हैं। ऐसे में कोई मौजज़ा ही होगा तो इससे निजात मिलेगी। वह बेचैनी से तारीक कमरे में टहलने लगा, झुंझलाहट में मुब्तला होने लगा। जो चीज़ सामने आती थी उसे ठोकरों में उड़ा देता। फिर शीतारा के बिस्तर पर आकर बैठ गया। सरहाने की मेज़ पर एक डायरी रखी थी। उसे इस ख्याल से उठाया कि शायद शीतारा की कोई कमज़ोरी हाथ आ जाए। वह शीतारा थी अपने पीछे, अपनी कमज़ोरी छोड़कर जाने वालों में से नहीं थी। डायरी की वर्क गर्दानी से पता चला उसमें बेशुमार अहम नंबर दर्ज हैं। वह झुंझलाकर इसे फेंकना चाहता था कि अचानक ही उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, जैसे दुआ कबूल हो गई हो। जो सफ़ा लिखा हुआ था उस पर बाबा साहब के इदारे के 10 टेलीफोन नंबर दर्ज थे। दिमाग ने कहा, यहीं से शीतारा के तनवीम अमल का तिलिस्म टूटेगा। वो डायरी लेकर टेलीफोन के सामने बैठ गया। फिर रिसीवर उठाकर पेरिस के कोड नंबर के साथ डायरी में लिखे हुए नंबर डायल करने लगा। जल्द ही राब्ता हो गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इट इज़ बाबा फरीद वास्ती ऑर्गेनाइजेशन। वो बोला, मैं यूसुफ अल बुरहान और अफ पाशा बोल रहा हूँ, जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। पूछा गया, वो 2 बातें क्या हैं? एक ये कि तनवीम अमल के शिकंजे में हूँ, दूसरी बात यह कि निजात चाहता हूँ, प्लीज़ होल्ड ऑन करें। वह रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगा। ऐसी वक्त पर आई सोच की लहरें महसूस हुई। वो सांस रोकना चाहता था, फिर सोचा मालूम करना चाहिए कि कौन है, शायद इस आने वाले के ज़रिए निजात मिल जाए। सोनिया सानी की आवाज़ सुनाई दी, निजात क्यों चाहते हो? वह चौंक कर बोला, तुम सोनिया सानी हो? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम पहली लड़की हो जिसने सबसे पहले मेरे दिमाग पर कब्जा जमाया था। तुम पहली मेहरबान हो जिसने गुलाम बनाने के बाद आज़ाद कर दिया था। वो डांट कर बोली, गधे की तरह दांत मत निकालो, रिसीवर रखो। वह रिसीवर रखकर बोला, मुझ पर रहम करो। रहम खुदा करता है जिसे तुम भूले हुए हो। नहीं भूला हूँ, खुदा की कसम, थोड़ी देर पहले खुदा को याद किया था, जैसे हर बेईमान मुसीबत के वक्त याद करता है। ये खुदा की शान है कि वो बेईमान की भी सुन लेता है। मेरे खुदा ने तुम्हें मेरा निजात दहिंदा बनाकर भेजा है। मैंने पहला सवाल यही किया था, निजात क्यों चाहते हो? तुम अपनी हरकतों से किसी न किसी के चुंगल में फंसते रहोगे। एक बार निजात दिला दो, फिर कोई माई का लाल मुझे असीर नहीं कर सकेगा। शर्म करो पाशा, तुम्हें बाबा साहब के इदारे से बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई थी कि यहाँ आओ और अपनी गैर मामूली सलाहियतों से इंसानियत की खिदमत करो, लेकिन तुम्हें अय्याशी और आवारगी का चस्का पड़ गया है। अब कैसे इदारे का पाबंद रहने की शर्त रखोगी, तब शीतारा से निजात दिलाओगी? लानत है तुम पर।
अब से पहले मैंने अपने ही तनवीमी अमल से तुम्हें निजात दी थी। क्या तुम्हें इदारे का पाबंद बनाया था? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, मैं कसम खाता हूँ कभी तुम्हारे भी काम आऊँगा। मर्द का बच्चा हूँ, जुबान का सच्चा हूँ। मर्द के बच्चे, तुम्हारी मर्दानगी यही है कि मुझे लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये बात याद रखो कि हम में से कोई तुम पर रहम करने वाला नहीं था, लेकिन तबरेज़ी साहब का हुक्म है कि तुम्हें शीत-आरा से निजात दिलाई जाए, और तुम पर इसलिए रहम खाया जा रहा है कि तुम ठोकरें खाते खाते एक दिन बाबा साहब के दायरे में आओगे। ठीक है, जब वो दिन आएगा तो आ जाऊँगा। अभी जल्दी करो, कहीं शीत-आरा ना आ जाए। जाओ, बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। उसने हदायत पर अमल किया, बिस्तर पर आकर लेट गया। अब उसके दिन बदलने वाले थे। उधर शीत-आरा ने सोचा दाइमा और पूजा दिल्ली जाने के लिए तैयारी में सवार हो जाएंगी तो वो पारस से राब्ता करेगी और खुशखबरी सुनाएगी कि वो फिर उसके कमरे में आने वाली है। अभी वो दाइमा के पास थी और दाइमा अपना और पूजा का सामान ट्रॉली में रखे चेकिंग और बोर्डिंग कार्ड्स के लिए अंदर जाने वाली थी। तभी पारस को देखकर ठिठक गई। उसने शीत-आरा के पास पारस की तस्वीर देखी थी, इसलिए उसे पहचान गई। लेकिन पारस ने कभी दाइमा को नहीं देखा था। वो उससे कतराकर जा सकती थी, मगर ये मुश्किल आ पड़ी थी कि पूजा शीत-आरा के रूप में थी। अगर उसकी हमशक्ल ना होती तब भी पारस उसकी मखसूस बू से उसे शीत-आरा ही समझता। वो पूजा के सामने आकर बोला, हेलो तारा, देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है। मैं यहाँ अपनी सीट कन्फर्म करने आया था। सीट तो ना मिली, तुम मिल गई। कोई भी टेलीपैथी जाने वाला मुसलसल ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता। किसी न किसी ज़रूरत से यह सिलसिला टूट जाता है। एक छींक भी आ जाए तो ख्याल ख्वानी करने वाला दिमागी तौर पर हाजिर हो जाता है। शीत-आरा होटल के कमरे में बैठी हुई थी। 2 चश्मी हीरों को अपने सर पर रखने के लिए सुई धागे से एक हेयर बेल्ट तैयार कर रही थी और वक्फे वक्फे से दाई माँ के पास भी जा रही थी। जब पारस और पूजा का सामना हुआ तो उसकी तवज्जो हेयर बेल्ट पर मरकूज थी। सोच रही थी दाई माँ पूजा के साथ खैरियत से तैयारी में सवार हो जाएगी। इससे पहले ही वो हेयर बेल्ट के टांके मुकम्मल करके फिर दाई माँ के पास पहुंच जाएगी। पारस के सिलसिले में पूजा को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। शीत-आरा का ख्याल था कि वो पूजा के दिमाग में रहेगी और वह पारस से तन्हाई में मिलेगी तो पूजा बिल्कुल शीत-आरा की तरह बोलेगी और अदाएं दिखाएगी, और जब तक वो नहीं चाहेगी पूजा पारस के सामने नहीं जा सकेगी। वो चाहती या ना चाहती, मगर तकदीर तो यही चाहती थी। ये तकदीर पूजा को पारस के रूबरू ले आई। जब उसने उसे तारा कहकर मुखातिब किया तो वो ज़रा परेशान हुई। उसने दाई माँ को देखा। दाई माँ सोच के जरिए शीत-आरा को पुकार रही थी। पारस ने हैरानी से पूछा, क्या बात है तारा, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर परेशान हो गई हो? वो हिचकिचाते हुए बोली, आप कौन है? मुझे दीदी समझकर क्यों मुखातिब कर रहे हैं? दीदी यानी बड़ी बहन? क्या शीत-आरा तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम उसकी? दाई माँ को बात बनाने का मौका मिल गया। वो जल्दी से बोली, हाँ, ये उसकी छोटी बहन पूजा है। पारस ने कहा, और आप शायद दाई माँ हैं? हाँ बेटे, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। और वो शीत-आरा कहाँ है? वो यहीं है, तुमसे मिलने होटल गई हुई है और तुम यहाँ हो। मगर उसने तो कहा था कि ये शहर छोड़कर मुझे छोड़कर जा रही है। वो बाउली है, उसने इरादा बदल दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप भी इरादा बदल दें। मैं आपको और पूजा को नहीं जाने दूंगा। ये क्या कह रहे हो? हमारा जाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। मैं पहली बार अपनी होने वाली साली को देख रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ। ये तो बिल्कुल शीत-आरा लग रही है। मैं अपनी साली को पूरे बम्बई की सैर कराऊंगा। दाई माँ ने कहा, जिद ना करो, हम शीत-आरा की मर्जी के मुताबिक यहाँ नहीं रुक सकेंगे। बस इतनी सी बात है। अभी चलो, मैं उसकी ज़ुबान से कहलवाऊंगा कि मेरी साली मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। हमें मालूम नहीं है कि शीत-आरा भी कहाँ होगी। जहाँ भी होगी हमसे रब्ता करेगी। अभी होटल चलो और शीत-आरा से राब्ते का इंतज़ार करो। दाई माँ ने कहा, मुझे अफसोस है, तुम रास्ता छोड़ दो। जब शीत-आरा वापस आने को कहेगी तो हम लौट आएंगे। पारस ने कहा, मुझे भी अफसोस है दाई माँ, मैं तुम्हें तो जाने दूंगा लेकिन अपनी साली को नहीं छोड़ूंगा। तुम पूजा के पीछे क्यों पड़ गए हो? इसलिए कि कल रात से मुझे धोखा दिया जा रहा है। हमने कोई धोखा नहीं दिया है, तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला उस वक्त होगा जब शीत-आरा राब्ता करेगी। दाई माँ ने उसे सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, अच्छा तुम यहाँ पूजा के पास ठहरो, मैं अभी फ़ोन पर उससे बात करती हूँ। वह एयरपोर्ट के पीसीओ में आई, वहाँ से होटल के नंबर डायल किए। राब्ता होने पर शीत-आरा के कमरे का नंबर बताया। फिर शीत-आरा की आवाज़ सुनाई दी। दाई माँ ने कहा, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पारस से हमारा सामना हो गया है। वह रिसीवर रखकर दाई माँ के पास आई। पारस से सामना होने के सिलसिले में सारी बातें मालूम की। फिर कहा, चलो मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगी। फिर वो पारस के पास आकर बोली, हेलो, मैं आ गई हूँ। ये तुम पूजा और दाई माँ को जाने से क्यों रोक रहे हो? मेरे अंदर रहकर ना बोलो, पूजा की ज़ुबान से बातें करो। दूसरे लम्हे पूजा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं हूँ तुम्हारी शीत-आरा, लेकिन ये बदन पूजा का है, इसे जाने दो। वो बोला, जल्दी क्या है? पहले ये तो मालूम हो कि पिछली रात कौन सा बदन मेरे पहलू में था। पूजा ने कहा, पारस, मैं तुम्हारे पास थी। यानी पूजा थी? नहीं, ये पूजा नहीं कह रही है, मैं शीत-आरा कह रही हूँ कि तुम्हारे पास थी। मैं साबित कर दूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। कैसे साबित करोगे जबकि मैं सच बोल रही हूँ? देखो शीत-आरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी मखसूस बू पहचानता हूँ, और अब ये बू मुझे इसके बदन से मिल रही है जिसे पूजा कहा जा रहा है। एक ही बू रखने वाले दो इंसान नहीं होते। जिस तरह अल्लाह ताला ने शक्लें अलग अलग बनाई हैं, उसी तरह बू अलग अलग रखी है। अगर इत्तेफाक से दो हम शक्ल हों तो उन दोनों की बू ज़रूर मुख्तलिफ होती है। उसने पूजा की ज़ुबान से कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं शीत-आरा हूँ?
हाँ, तुम पूजा के रूप में मुझसे छुप कर जा रही हो। मुझे तुम्हारे छुप कर जाने पर एतराज़ नहीं है। मैंने तो आज सुबह ही तुम्हें अपने कमरे से अलविदा कह दिया था। तुम गलत समझ रहे हो। होटल में आओ, मैं तुम्हें कमरे में मिलूंगी। यानी तुम्हारे बदन की भी यही बू होगी? हाँ, अगरचे ये नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन इल्मुल अब्दान के माहिर मेरे ताबेदार पाशा ने यह कमाल कर दिखाया है। मेरी बू पूजा में मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, अब तुम्हारा गेम समझ में आया। तुमने पूजा के बदन में अपनी बू मुंतकिल कराई, उसे अपनी हमशक्ल बनाया और कल रात उसे मेरे पास भेज दिया और मैं धोखा खा गया। तुम्हें शीतारा समझकर वो हीरे पूजा के हवाले किए, बाद में तुमने वो हीरा पूजा से ले लिए। पारस, मेरी यही प्लानिंग थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने धोखा नहीं दिया। कल मैं ही तुम्हारे पास थी। बकवास मत करो। क्या तुमने घर में से जाने के लिए डमी बनाई थी? भूत तब्दील करने के सिलसिले में पता नहीं तुमने पाशा के साथ कितनी मेहनत की है, कितनी रकम खर्च की है, कितने हफ्ते और महीने लगाए हैं। इसके बाद ये कामयाबी हासिल की, उसे दिल्ली से बम्बई के होटल में मेरे पास पहुंचाया, और अब भेद खुलने के बाद इनकार कर रही हो। क्या मैं इतना अहमक हूं कि तुम्हारे फ्रॉड को खुले सबूत के बावजूद नहीं समझूंगा? कभी कभी ठोस सबूत भी झूठ साबित होते हैं। तुम पूजा और दाइमा के साथ होटल में आओ, मैं साबित कर दूंगी कि तुम जो समझ रहे हो वो गलत है और जो नहीं समझ रहे हो वही दुरुस्त है। अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ। वह पूजा और दाइमा के साथ कमरे में आया। उसके 1 मिनट के बाद ही शीतारा आ गई। पारस कभी उसे और कभी पूजा को देखने लगा। दोनों की सूरतें एक थी और बदन की महक भी एक ही थी। वो बोली, मैं कल से तुम्हारे साथ वाले कमरे में हूँ। अब पूजा और दाइमा को मेरे कमरे में जाने दो, फिर बातें होंगी। वो दोनों चली गईं। शीतारा ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर पास आकर बोली, मैं अपनी डमी को उसी वक्त किसी के सामने पेश करती हूँ जब उससे खतरा होता है या उस शख्स पर भरोसा नहीं होता। मैं तो कल भी पूरे भरोसे के साथ इस कमरे में थी, अब भी हूँ। सीधी सी बात है कि मैं तुम्हारे पास किसी डमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल मैंने यही चाहा था, लेकिन मेरे अंदर की औरत राजी ना हुई और मैं तुम्हारे पास चली आई। पारस ने उसे अपने बाजू में छुपा लिया। वो बोली, कितने गर्म हो रहे हो? अब कैसी मोहब्बत जता रहे हो? क्या फ़ोन करके बोलूं कि कमरा नंबर 420 के गर्म मुसाफिर को ठंडा करने के लिए बर्फ़ ले आओ? वो हंसते हुए बोला, ठंडा करने के लिए तुम ही काफ़ी हो। बाय द वे, मेरी जगह कोई भी होता तो यही शुबा करता कि तुमने डमी के ज़रिए फ्रॉड किया है। मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कुछ करने से पहले ही मोहब्बत से हार जाती हूँ। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत देख रहा हूँ। आज सुबह मुझे छोड़कर जा रही थी और शाम होते होते वापस आ गई हो। फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर पूछा, हेलो, कौन है? एक गुराहट सुनाई दी, रिसीवर शीतारा को दो। पारस ने माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, कोई जानवर की तरह गुराते हुए कह रहा है कि रिसीवर तुम्हें दूं। वह रिसीवर लेकर बोली, हेलो, कौन है? तुम्हारा बाप, जिसे तुमने गुलाम बनाया था, अब आज़ाद हो गया है। पाशा, क्या तुम्हारी शामत आई है? ये कहते उसने ख्याल ख्वानी की परवास की। उसके दिमाग में पहुंची, फिर वापस आ गई। उसने सांस रोक ली थी। वह हैरानी से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम मेरे खिलाफ कैसे हो गए? मुझे पिछली रात ही निजात मिल गई थी। सुबह बेदार होने के बाद मैं वक्फे वक्फे से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। एक बार मालूम हुआ तुम होटल ताजमहल में हो। अभी तुम कह रही थी कि कमरा नंबर 420 में उसके लिए बर्फ़ मंगाई जाए। इस तरह मैं तुमसे रब्ता करने में कामयाब हो गया। मेरी गिरफ्त से आज़ाद होने के बाद क्या चाहते हो, दोस्ती या दुश्मनी? ये तुम्हारी सवाबदीद पर है। दोस्ती चाहती हो तो पूजा को मेरे हवाले कर दो। मेरी पाबंदियों में रहोगे तो तुम्हें पूजा मिलेगी। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी पाबंदियों पर। आज से मैं आज़ाद शेर हूँ। तुम्हारी कोठी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ आओ। तुम्हारे साथ तुम्हारी बुढ़ी दाई माँ को भी जिंदा गाड़ दूंगा। शीतारा ने रिसीवर रख दिया। पारस ने पूछा, पाशा क्या कह रहा है? वो पागल का बच्चा मेरी गिरफ्त से निकल गया है, वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, मार डालने की धमकी दे रहा है। पारस हंसने लगा। वो बोली, तुम हंस रहे हो? मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि ये 2 चश्मी हीरे मेरे पास रहेंगे तो तमाम नहूसतें टल जाएंगी, नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएंगी। मगर ये हीरे मिलते ही वो हाथी जंजीर तोड़कर निकल गया है। पाशा को आज नहीं तो कल आज़ाद होना ही था, क्योंकि उसकी गैर मामूली दिमागी तवानाई काम आ गई होगी। कुछ भी हो, वो हाथ से निकल गया है। क्या ये मेरा नुकसान नहीं है? नहीं, इस पहलू से सोचो कि 2 चश्मी हीरो ने तुम्हें दिल्ली वापस नहीं जाने दिया। अगर चली जाती तो वह हाथी तुम माँ बेटी को दबोच कर मार डालता। हाँ, इस पहलू से ये हीरे मेरे लिए अच्छे रहे। फिर ये सोचो कि पाशा गया मगर पारस से दोस्ती मजबूत हुई। ये खुशबख्ती है या बदबख्ती? खुशबख्ती। मगर पारस, दिल्ली की वो कोठी मेरे लिए अहम है। मैं उस हाथी को कैसे भगाऊं? पारस ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो अपनी गैर मामूली समात के जरिए अभी हमारी बातें सुन रहा है। उसे भगाने के लिए ना ताकत की ज़रूरत है, ना किसी सलाहियत की, बस ज़रा अकल की ज़रूरत है। क्या तुम उसे भगा दोगे? हाँ, कल शाम 6 बजे तक वो कोठी छोड़कर चला जाएगा। मालूम तो हो खुद ब खुद कैसे जाएगा? भाई, मैं अभी अपनी एक माँ को फ़ोन करता हूँ। वो पेरिस में है और उसका नाम मरियम है। बेचारी अपने शौहर को ढूंढती फिर रही है। मैं पता बताऊंगा तो वो उस कोठी में कल तक पहुँच जाएगी। उसने शीतारा को आंख मारकर चुप रहने का इशारा किया। 10 मिनट के अंदर ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने कहा, ये पाशा है? उसने रिसीवर उठाकर पूछा, कौन? क्या तुम हो पाशा भाई? वो गरजते हुए बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सामने आओ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। खबरदार, मरियम को मेरा पता ना बताना। और तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मेरा नामो निशान नहीं पाएंगे। मैं जा रहा हूँ, वो आएगी तो भटकती रहेगी।
दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। शीतारा पारस के अंदर रहकर सुन रही थी। हंसती हुई बोली, तुम कमाल के आदमी हो। तुम्हारे सामने लासानी हो या पाशा, किसी को भी खून खराबे के बगैर मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देते हो। तुम भी तो कमाल करती हो, मेरे सामने आकर मुझसे मिलती भी हो और छुपती भी हो। मैं तो नहीं छुप रही हूँ। तो फिर शीतारा की असली सूरत दिखाओ, असली आवाज़ और लहजा सुनाओ। वह मुस्कुराती हुई स्विच बोर्ड के पास गई, फिर बटन दबाकर कमरे में तारीकी फैला दी। इशारों की जुबान से समझा दिया कि असलियत अंधेरे में छुपी रहती है और छुपी रहा करेगी। एक आसमान के नीचे कई दुश्मन रहते हैं, एक छत के नीचे दो दुश्मन नहीं रह सकते। लेकिन मैंने गॉड मदर टेरेसा और जय परगोला को एक ही छत के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं पहले बयान कर चुका हूं कि जय परगोला ने गॉड मदर और उसके बेटे बेटियों को अपना मामूल और ताबेदार बनाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में कामयाब हो गया था। फिर मैंने परगोला को जख्मी करके बाजी पलट दी थी। जब वो जख्मी हुआ और गॉड मदर का पलड़ा भारी हुआ तो उसने और उसके बेटे बेटियों ने परगोला को जान से मार डालने की कोशिशें की। उस पर रिवॉल्वर से 6 गोलियां चलाईं, लेकिन मैं उनके अंदर निशाना बहकाता रहा। तब उनकी समझ में आया कि परगोला की तरह वो भी बेख्तियार हैं। अपनी इंतकामी ख्वाहिश के बावजूद ना परगोला को हलाक कर सकेंगे, ना परगोला और उसके टेलीपैथी जाने वाले गॉड मदर और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकेंगे। अब उनकी पोजीशन ये थी कि वो जिस छत के नीचे और 4 दीवारी के अंदर थे उससे बाहर नहीं जा सकते थे। वहाँ की पुलिस और यहूदी तंजीम के ब्रादर्स को उनकी तलाश थी। वो अपना अपना हुलिया बदल कर उस मकान से निकल सकते थे, लेकिन परगोला जख्मी था, बाहर जाने के काबिल नहीं था। गॉड मदर की बेटी मैक्सी डॉक्टर थी। मैंने कह दिया था कि वो परगोला के जख्म का इलाज करेगी। अगर इलाज करने से इनकार करेगी या इलाज के बहाने उसके जख्म को नासूर बनाएगी तो मैं उन सबको जख्मी करके इस मकान को अस्पताल बना दूंगा। इन हालात में बदतरीन दुश्मनी रखने वाली 2 पार्टियां एक छत के नीचे रहने पर मजबूर हो गई थी। परगोला ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं कौन हूँ, दुश्मनी भी कर रहा हूँ, दोस्ती भी कर रहा हूँ। दुश्मनी यह कि फरार होने के दौरान उसे कार समेत दरिया में डुबो दिया, फिर किनारे लगने के बाद इस बुरी तरह पिटाई की कि सिर्फ जान से मारना बाकी रह गया था। ऐसे में दोस्ताना अदा दिखाई कि उसे जिंदा छोड़कर चला गया। फिर इस मकान में आकर यह दुश्मनी की कि गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया और दोस्ती ये करता रहा कि गॉड मदर और उसके बेटे बेटियों की दुश्मनी से उसे बचाता रहा। वह हैरान और परेशान था, मुझसे खौफजदा था और मेरा शुक्रगुजार भी था। गॉड मदर टेरेसा, वॉन लुइन, मामिला और मैक्सी को एक बार मैंने यहूदी तंजीम के चुंगल से निकाला, लेकिन इस गॉड मदर ने हमें धोखा दिया और हम पर हावी होने के लिए परगोला का सहारा लिया। फिर परगोला के चुंगल में फंस गई। मैंने एक बार फिर इसे और इसके बेटे बेटियों को मुसीबत से निजात दिलाई, परगोला की गिरफ्त से आज़ाद किया। नतीजा फिर वही सामने आया। गॉड मदर फिर मेरी मर्जी के खिलाफ परगोला को जान से मार डालने पर तुल गई। आखिर मैंने इसी परगोला के साथ उसे एक छत के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया। मैक्सी मजबूर होकर अपनी फैमिली के जानवी दुश्मन परगोला की मरहम पट्टी करने और दवाएं खिलाने लगी। वो एक बार इनकार करके देख चुकी थी। मैंने उसके भाई वॉन लुइन को दीवार से सर टकराने पर मजबूर कर दिया। वो एक रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से गुजारी। गॉड मदर ने अब तक किसी से कमतर होकर जिंदगी नहीं गुजारी थी, लेकिन मेरे आगे बेबस हो गई थी। उसने अपने बेटे वॉन लुइन और बेटी मामिला और मैक्सी से कहा, मैं जिंदगी में पहली बार इतनी बेबस और मजबूर हो गई हूँ। वह शख्स हमें टेलीपैथी के जरिए मजबूर कर रहा है। लोहा लोहे को काटता है, लेकिन टेलीपैथी की काट करने के लिए हमारे पास टेलीपैथी का इल्म नहीं। मैक्सी ने कहा, हमारे पास ये इल्म था। हमारी छोटी बहन ऐना ने, जिसे भाई या पापा बनाया, वो हमारे काम आ रहा था। अगर हम उसकी मर्जी के खिलाफ काम ना करते तो वो हमें इस तरह बेबस और मजबूर बनाकर हरगिज ना जाता। गॉड मदर ने कहा, अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करते तब भी उसके आगे मजबूर रहते। पहले भी हमारे दिमाग उसकी मुट्ठी में थे, अब भी उसके कब्जे में है। वॉन लुई ने कहा, मम्मी, अब यह हमारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है कि हमारे दिमाग किसी टेलीपैथी जानने वाले या किसी एपनाटाइज करने वाले के जेर असर रहेंगे। मैक्सी ने कहा, हम ऐना के भाईजान की टेलीपैथी से निजात हासिल करने के लिए किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के पास जाएंगे तो वह हमें उसे निजात ज़रूर दिलाएगा, लेकिन हमें अपना असीर बना लेगा। मामेला ने कहा, यह टेलीपैथी की बला हमसे चिमट गई है, अब दिमागी आज़ादी मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। वॉन लुई ने कहा, सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में क्या किया जाए, कि हम उस भाईजान के गुलाम बने रहें। गॉड मदर ने कहा, हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि हम अपने वतन इटली वापस चले जाएं, या फिर किसी बड़ी ताकत से गठजोड़ कर लें। गठजोड़ करने के लिए हमारी अहमियत 2 तरह से होगी। एक तो हम अक्स मुंतकिल करने की तकनीक से वाकिफ़ हैं, दूसरे वो गैर मामूली कुव्वतें हासिल करने के फार्मूले हमारे पास हैं। मम्मी, कोई बड़ी ताकत हमारे दिमागों से भाईजान की टेलीपैथी मिटाएगी और हमारे चोर ख्यालात पड़ेगी तो उसे मालूम हो जाएगा कि वो करोड़ों डॉलर्स के सोने और हीरे जवाहरात किस मकान की दोहरी छत में छुपा कर रखे गए हैं। हाँ, खजाने का ये राज उस पार्टी को ज़रूर मालूम होगा जो हमसे गठजोड़ करेगा। हम बहुत नुकसान में रहेंगे। और गॉड कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। दूसरे दिन परगोला ने गॉड मदर से कहा, बहुत परेशान नजर आती हो, बोलो, मैं तुम्हारी कोई खिदमत कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे शैतान पर थूकती हूँ। एक बार मुझ पर थूक कर देख चुकी हो, नतीजे में ये गुलामी और जिल्लतें मिल रही हैं।
मैंने तुम लोगों पर अमल किया था, क्या बुरा किया था? यही अब कोई दूसरा कर रहा है। तू मेरी जवान बेटियों की इज्जत से खेलना चाहता था। अब भी गुलामी से ही, मगर इज्जतें तो महफूज हैं। आज़ादी हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर तू अपनी एक बेटी मुझ पर कुर्बान कर दे तो मैं तुम सबको टेलीपैथी के शहर से आज़ाद करा दूंगा। खबरदार, मेरी किसी बेटी का नाम जुबान पर ना लाना, वरना मैं उस शख्स को बुलाऊंगी जो हमारे दिमागों पर हुक्मरानी कर रहा है। उसे बुलाने के लिए टेलीफोन की ज़रूरत है और कल रात वो फ़ोन टूट फूट कर नाकारा हो गया। उस मेहरबान दुश्मन को मेरे टेलीपैथी जानने वाले ही बुला सकती हैं। तुम उसे मेहरबान दुश्मन कह रहे हो, क्या उसका नाम नहीं जानते? तुम उसे ऐना का भाईजान कहती हो। ये ऐना कौन है और भाईजान का मतलब क्या हुआ? ऐना मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम है। वो एक मुसलमान नौजवान आदिल के साथ भाग गई है। उसी आदिल का भाई टेलीपैथी जानता है। फिर तो वो मुसलमान फैमिली है। मेरी मालूमात के मुताबिक टेलीपैथी का इल्म एक ही मुसलमान फैमिली जानती है और वो है फरहाद अली तैमूर की फैमिली। गॉड मदर और वॉन लुई ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर गॉड मदर ने कहा, जब हमने इटली में अक्स मुंतकिल करने का मुजाहरा किया था और मैं अक्स बनकर एक पुलिस अफसर को कत्ल करने गई थी तो पहली बार टेलीपैथी के जरिए मेरा रास्ता रोका गया था और मैं उस अफसर को कत्ल करने में नाकाम रही थी। इस सिलसिले में भी हमने फरहाद का नाम सुना था। वॉन लुई ने कहा, मम्मी शायद उस फैमिली के टेलीपैथी जानने वाले इटली ही से हमारा पीछा करते रहे हैं। पर गोल्ला ने कहा, तुम माँ बेटी की बातों से साबित हो रहे कि हम फरहाद के कैदी हैं। अगर ऐसा है तो समझ लो कब्र में जाने तक रिहाई नहीं मिलेगी। उसे दोस्त टेलीपैथी का शहंशाह और दुश्मन टेलीपैथी के शैतानों का शैतान कहती हैं। दुआ करो हमारे दिमागों में शैतान आ जाए मगर फरहाद ना आए। तुम हमें और ज़्यादा घबराहट में मुब्तला कर रहे हो। वह वहाँ से उठकर वॉन लुइन के साथ अपने बेडरूम में आई। फिर बोली, बेटे अगर फरहाद हमारे अंदर आता जाता है तो हमने उसे नाराज़ करके अपनी मुसीबतों में इजाफा किया है। मम्मी, मुसीबतें वाकई बढ़ती जा रही हैं। वह फरहाद कल रात से हमारे पास नहीं आया है। उसे बुलाया जा सकता है। इस टूटे हुए फ़ोन की मुरम्मत करो या बाहर जाकर ऐना से रब्ता करो। मम्मी, वो 3 बार हमें मुआफ़ कर चुका है, अब उससे कोई उम्मीद ना रखें। ऐना तुम्हें दिलो जान से चाहती है, उसकी मोहब्बत से फ़ायदा उठाओ। तुम एक बार फ़ोन पर आहो बका करोगे तो वह तड़प जाएगी। वॉन लुई ने बहन से कहा, मैक्सी तुम्हारे पास ऐना का फ़ोन नंबर है, मुझे बताओ। मैक्सी ने अपनी अटैची से डायरी निकाली। उसे खोलकर देखा तो वो सफ़ा फटा हुआ था जिस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने उनकी लाइल्मी में मामिला के ज़रिए वो वर्क फाड़ कर ज़ाया करा दिया था ताकि वह मुझसे मुआफ़ी मांगने के लिए बार बार ऐना के मासूम जज्बात से ना खेलें। वह नंबर उनके दिमागों से भी मिटाया जा चुका था। गॉड मदर ट्रीसा सर पकड़ कर रह गई। पर गोल्ला अपने टेलीपैथी जानने वालों से मशवरे कर रहा था। कह रहा था, मेरा ज़ख्म 2-4 रोज़ में भर जाएगा, अब भी ऐसी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है। ये मैक्सी अच्छा इलाज करी और है भी बहुत अच्छी। कोई ऐसी तदबीर करो कि ये पूरा ख़ानदान हमारे असर में आ जाए। बॉस, बगावत वाली बात ना करो, वो फरहाद सुन रहा होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम उसके खौफ से आज़ादी हासिल करने का मंसूबा न बनाएं। कुछ तो करना ही होगा। जैरी ने कहा, मैं और थरमाल कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी मैक्सी के पास जा रहा हूँ। गॉड मदर की फैमिली में एक मैक्सी ऐसी थी जो किसी भी टेलीपैथी जानने वालों के असर में नहीं थी। जैरी उसके पास आया तो उसने सांस रोक ली। जैरी ने चंद सेकंड के बाद आकर कहा, प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। मगर वो ख्याल ख्वानी करने वालों से खौफजदा थी। उसने जैरी से बात नहीं की। वो दिमाग को छूते ही सांस रोक लेती थी। जैरी ने परगोला के दिमाग में रहकर मेरी आवाज़ सुनी थी। वो मेरी आवाज़ और लहजे इख्तियार करके मामिला के अंदर पहुंचा। उसने महसूस नहीं किया। वो उसके अंदर रहकर उसकी सोच में कहने लगा, काश ऐसा होता कि किसी टेलीपैथी जानने वाले से मेरी दोस्ती हो जाती और वो मेरे इश्क में गिरफ्तार होके हमें इस मुसीबत से निजात दिलाता। जैरी इसी किस्म के ख्यालात मामिला के अंदर पकाने लगा। उधर थरमाल ने मेरी आवाज़ और लहजा इख्तियार किया। फिर वॉन लुइन के अंदर आकर बोला, हेलो, क्या बहुत परेशान हो? वॉन लुइन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं अब तक एक खामोश तमाशा ही था। कभी फरहाद को और कभी परगोला के ख्याल ख्वानी करने वालों को तुम सबके दिमागों में आते जाते देख रहा था। बड़ा दिलचस्प तमाशा हो रहा है। क्या तुम्हारा फरहाद और परगोला से कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल नहीं। कल मैंने इत्तफाक से मैक्सी को देखा। वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि इससे दोस्ती की ख्वाहिश हुई, लेकिन वो सांस रोक लेती है। फिर मैंने इसके ज़रिए तुम लोगों को देखा और तुम सबके दिमागों में आया तो मुझे आसानी से जगह मिल गई। अगर तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो प्लीज़ हमारी मदद करो। मैं मैक्सी से शादी करना चाहता हूँ। अगर वो मुझे पसंद करेगी तो मैं तुम सबको टेलीपैथी की दलदल से निकाल दूंगा। वॉन लुई ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, हमें एक गैबी इमदाद मिल रही है। एक ख्याल ख्वानी करने वाला मैक्सी पर आशिक हो गया है। वो कहते हैं अगर वो शादी करने पर राज़ी हो जाए तो हम सबको इस अजाब से निकाल देगा। गॉड मदर ने कहा, उससे कहो मेरे पास आए। थरमाल ने उसके पास आकर यही बातें की। वो बोली, हम कैसे यकीन करें कि तुम हमारे साथ मुखलिस हो? ये दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। यकीन तो करना होगा। इन हालात में किसी न किसी पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। वो सोच में पड़ गई। मैंने उन सबको एक छत के नीचे छोड़ते वक्त ये अच्छी तरह समझ लिया था कि वो सब आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए तरह तरह की चालें चलेंगे और मेरी आवाज़ और लहजे से भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे। मैंने जो सोचा था तकरीबन वही हो रहा था। गॉड मदर ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, अगर तुम हमारे बनना चाहते हो तो परगोला को मौत के घाट उतार दो। थरमाल ने कहा, यह भी हो जाएगा। अगर मैक्सी मेरी ताबेदार बन जाएगी तो मैं परगोला को यहीं ख़त्म कर दूंगा।
उनमें यह बहस शुरू हो गई कि पहले मैक्सी थर्माल की होगी या पहले परगोला मारा जाएगा। जेरी और थर्माल जय परगोला के मामूल और ताबेदार थे, यानी परगोला ने उन पर तनवीमी अमल करके उन्हें अपना मामूल बनाया था। तनवीमी अमल के लिए आवाज़ और लहजा अहम होता है। मेरे लिए परगोला की आवाज़ और लहजा इख्तियार करना कोई बड़ी बात ना थी। फिर भी मैंने परगोला के अंदर रहकर जेरी और थर्माल की आवाज़ और लहजे को सुना था। वह दोनों खुश थे कि मेरा लहजा इख्तियार करके वॉन लुइन और गॉड मदर के दिमागों में जा रहे थे, और ये नहीं जानते थे कि उनकी खुशफहमी के पीछे मैं क्या करता फिर रहा हूँ। मैंने सलमान को परगोला की आवाज़ सुनाई थी। पिछली रात जब थर्माल और जेरी गहरी नींद में थे, तब हमने उनके शैतानी बॉस का अंदाज़ अपनाया और उनके ख्वाबीदा दिमाग में पहुँच गए। इसके बाद उन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाने में कोई रुकावट न रही। हमने उनके दिमागों से परगोला की आवाज़, लहजे और दूसरे जादुई असरात को मिटा दिया, अपनी आवाज़ों और लहजों को मुस्तहकम कर दिया और हुक्म दिया कि वारजी तौर पर परगोला को अपना बॉस समझते रहें, लेकिन जब हम हुक्म दें तो उसकी ताबेदारी से बाज आ जाए। यही वजह थी कि जब गॉड मदर ने थर्माल से कहा कि वह परगोला को ख़त्म कर दे, तो थर्माल ने एक ताबेदार की तरह परगोला के लिए कोई लगाव महसूस नहीं किया। उसने ये शर्त रखी कि पहले मैक्सी उसकी ताबेदार बन जाए। मुझे इस हकीकत का बखूबी अंदाज़ा था कि गॉड मदर जब हर तरफ से जकड़ी जाएगी और निजात का कोई रास्ता नहीं देखेगी, तो हम मुसलमानों पर यहूदियों को तरजीह देगी और खुफिया यहूदी तंजीम से जा मिलेगी। मैं चाहता था यहूदी तंजीम के खिलाफ माफिया तंजीम का एक नया महाज कायम हो, और इस महाज को मजबूत बनाने के लिए जेरी और थर्माल माफिया में शामिल हो जाएं। बहरहाल थर्माल और गॉड मदर की बहस जारी थी। वो कह रही थी, हमसे दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए परगोला को ख़त्म कर दो, फिर मैक्सी तुम्हारी होगी। थर्माल ने कहा, मादाम ट्रीसा, मैं तुम्हारे मजाज को खूब समझता हूँ और कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम उसकी नहीं होती जिससे करोड़ों का खजाना हासिल होता है। उसने पूछा, क्या तुम आदिल को जानते हो? मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जो टेलीपैथी जानने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिलसिले में साफ बात यही है कि तुम काबिल एतमाद नहीं हो। मिस्टर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अक्ल से काम नहीं लोगी तो दुश्मनी से ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। तुम्हें निजात हासिल करने के लिए अपना मजाज और रवैया बदलना होगा। तो मुझे अपना दामाद बनाकर अपनी माफिया तंजीम को मुस्तहकम कर सकती हो। वो अपने बेटे से इस सिलसिले में बातें करने लगी। बेटे ने कहा, मम्मी, हम पहले ही टेलीपैथी जानने वालों से दुश्मनी मोल लेकर इतनी मुसीबतें और जिल्लतें उठा रहे हैं। आप अपने रवैये में लचक पैदा करें। थर्माल ने कहा, वॉन लुइन, तुम समझदार हो, नए ज़माने के मुताबिक नया ज़हन रखते हो। अपनी माँ को समझाओ, मुझसे दोस्ती करो, तुम फ़ायदे में रहोगे। मेरे एक और साथी टेलीपैथी जानता है, वो भी तुमसे दोस्ती और रिश्तेदारी चाहता है। वॉन लुइन अपनी माँ और बहनों से बोला, हम नए साथियों पर भरोसा करके दो टेलीपैथी जानने वालों की कुव्वतें हासिल कर सकते हैं। हमें मौजूदा हालात में उन पर एतमाद करना ही होगा। मामिला ने कहा, मेरे दिमाग में भी ये बात पैदा होती है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारा दोस्त हो। मैं भी यही चाहूँगी कि इनसे दोस्ती की जाए। मैक्सी ने कहा, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम इन पर भरोसा करेंगे तो इन्हें भी खुद को भरोसे के काबिल बनाना होगा। वो हमारी दो शराइत पूरी करें, फिर दोस्ती हो जाएगी। थर्माल ने कहा, सिर्फ दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी भी। वो बोली, मुझे अपने जीवन साथी के इंतखाब का हक है, लिहाजा पहले मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हें समझूंगी, फिर फैसला सुनाऊंगी। ठीक है, अपनी दो शराइत सुनाओ। पहली शर्त यह है कि हमारे सामने आओ और हमारे साथ रहो। हम कल दिन के 12 बजे तक तुम्हारे सामने होंगे। दूसरी शर्त क्या है? यह कि परगोला को ख़त्म करो, और अगर हमारी शादी के बाद ख़त्म करना चाहते हो तो इसे कम अज़ कम नुकसान पहुंचाओ। इसे सजा दो और यहाँ से भागने पर मजबूर करो। वो यहाँ से जाएगा तो पुलिस वालों को तुम्हारे पीछे लगा देगा। पहले भेस और अपनी शनाख्त बदलो। ये मकान छोड़कर दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार करो। गॉड मदर ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, हम यहाँ महफूज नहीं हैं, लेकिन मकान छोड़ने से क्या होता है? वो फरहाद अली तैमूर हमारे दिमागों में आता रहेगा। वो अब कभी नहीं आएगा। मैंने और मेरे साथी ने पिछली रात तुम सबके दिमागों को लॉक कर दिया। आइंदा कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या सच कह रहे हो? क्या वाकई हमारे दिमागों को लॉक किया गया है? हाँ, खुद ही सोचो, कल रात से अब तक 20 घंटे गुजर गए हैं। फरहाद क्यों नहीं आया? इसलिए कि उसका रास्ता बंद हो चुका है। वो सब खुश होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैक्सी ने कहा, लेकिन दिमागों को लॉक करने का मतलब ये हुआ कि तुम दोनों ने हम पर तनवीमी अमल किया है और हमें ताबेदार बनाया। थर्माल ने कहा, अगर ताबेदार बनाया होता तो तुम्हारी माँ और भाई से तुम्हारा रिश्ता न मांगता, तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाकर तुम्हें अपने पास आने पर मजबूर कर देता। मैक्सी ने कायल होकर कहा, मैं मानती हूँ तुम दोस्ती के सही तरीकों पर अमल कर रहे हो। अभी हम मेकअप के जरिए हुले बदलेंगे, ये मकान भी छोड़ देंगे, लेकिन हमारे इत्मीनान के लिए परगोला को थोड़ी सी सजा दो। ठीक है, उसके कमरे में चलो, मैं वॉन लुइन के जरिए से बातें करूंगा ताकि तुम सुनती रहो। वह सब उस कमरे से उठकर परगोला के कमरे में आए। वो बोला, खैरियत तो है, पूरी फैमिली आई है। गॉड मदर ने कहा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, और वो ये कि हमने फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी से निजात हासिल कर लिया। वो हंसते हुए बोला, क्यों मजाक कर रही हो? ये कहती वो चीख मारकर उठ बैठा, दोनों हाथों से सर थाम कर कराहने लगा। थर्माल ने कहा, परगोला क्या हाल है? अपने टेलीपैथी जानने वाले ताबेदारों को आवाज़ दो। परगोला ने सर की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए हैरानी से वॉन लुइन को देखा, फिर कहा, तुम थर्माल की आवाज़ में बोल रहे हो? क्या तुम थर्माल हो? इस बार जेरी ने वॉन लुइन के जरिए कहा, हाँ, वो तुमने थर्माल की आवाज़ सुनी थी, ये जेरी की आवाज़ है।
हमारे दिमागों पर से तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है। क्या बकवास करते हो? क्या अपने आका परगोला से बगावत कर रहे हो? क्या अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया? चलो अपने मुंह पर थप्पड़ और सर पर घूंसे मारो। परगोला ने महसूस किया कि वो अपने इख्तियार में नहीं और बेख्तियार अपने मुंह पर तमांचे और घूंसे मार रहा है। गॉड मदर, वॉन लुइन, मामिला और मैक्सी कह के लगा रहे थे। उन सबको एक नई जिंदगी मिल रही थी। वॉन लुई ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक घूंसा मारा, फिर कहा, यह घूंसा इस बात का सबूत है कि हम आज़ाद हो गए हैं और आइंदा हम पर कोई टेलीपैथी जानने वाला हुकूमत नहीं कर सकेगा। मामिला ने अपना सैंडल उतार कर कहा, तूने मुझे साबिक कमजोरी में मुब्तला करके मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाहा था। वो उसे सैंडल से मारने लगी। वो सर झुकाए मार खाता रहा। जेरी और थर्माल उसे हिलने नहीं दे रहे थे। मामिला उसे मारते मारते थक गई, फिर पीछे हट गई। परगोला गुस्से से कांपते हुए कह रहा था, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ जो कुछ कर रहे हो इससे ज़्यादा बुरा सलूक करूंगा। मैं तुम सबको नंगा करके शाहराहों पर दौड़ाऊंगा। वो गुस्से की शिद्दत से मजीद गरजना चाहता था, लेकिन जेरी ने उसका मुंह बंद कर दिया। गॉड मदर की फैमिली दूसरे कमरे में आ गई। वो सब मेकअप का सामान लेकर हर कमरे के आईने के सामने बैठ गए और नई जिंदगी के लिए नया रूप इख्तियार करने लगे। परगोला का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसे अपनी बदबख्ती और बुरे हालात का एहसास हुआ। उसने सोच के जरिए आवाज़ दी, जेरी, थर्माल, मेरे वफादारों, क्या मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ? जेरी ने कहा, इतने जूते खाने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा। हमेशा एहसास बर्तरी में रहने वाले को बाज़ हालात में अपनी कमतरी का एहसास नहीं होता। थर्माल ने कहा, परगोला, अभी और जूते खाओगे? तुमने हमें बदतरीन गुलाम बनाकर रखा था। ये तो सोचो, गुलाम बनाकर दुश्मनों से महफूज रखा। आखिर तुम दोनों मेरी गिरफ्त से कैसे निकल गए? इसका सीधा सा जवाब है कि यह हमारी खुश नसीबी और तुम्हारी बदनसीबी है। जेरी ने कहा, तुम हसीन दोशीज़ाओं को देखकर ललचाते हो। मामिला और मैक्सी पर भी तुम्हारी नीयत खराब थी। मैं इन दोनों हसीनाओं को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे पास आ जाओ। तुमसे बगावत करने के सिले में वो खुद ही हमें हासिल हो रही हैं। हम उनसे शादी करने वाले हैं। मैं तुम दोनों को जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। मैक्सी और मामिला की शर्त यही है कि हम शादी से पहले तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दें। क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? हम करना नहीं चाहते, मगर नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। तो फिर करो शादी और कर दो मुझे कत्ल। देर किस बात की है? वो ये कि हम तुम्हारी तरह शैतान नहीं हैं। मारने से पहले सोच रहे हैं। तुम्हारे साथ बहुत अरसा रह चुके हैं, लिहाज मुरव्वत भी कोई चीज़ है। थर्माल ने कहा, हम तुम्हें बचाव का एक मौका देंगे। ऐसा करो कि यहाँ से भागो। ऐसी पनाहगाह तलाश करो जहाँ हम तुम्हारी मौत बनकर ना आ सकी। कैसी बातें करते हो? मैं अपनी कब्र खोद कर छुपूंगा तो वहाँ भी तुम दोनों आ जाओगे। किसी ताले वाले चाबी वाले के पास जाओ और अपने दिमाग को मुकफ्फल कराओ। इसी में तुम्हारी सलामती है। उठते हुए बोला, मैं जख्मी हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा कि किसी हिप्नोटाइज करने या ख्याल ख्वानी करने वाले तक पहुँच जाऊँ। गॉड मदर की फैमिली भेस बदलने में मसरूफ़ है। वो लोग भी ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। तुम इस तरह जाओ कि उन्हें खबर ना हो। उसने अपना मुख्तसर सा सामान एक थैले में रखा, फिर लंगड़ाते हुए मकान के पिछले हिस्से से जाने लगे। गॉड मदर, वॉन लुइन, मामिला और मैक्सी 2 घंटे तक मेकअप करने और अपना ज़रूरी सामान पैक करने में मसरूफ़ रहे। वॉन लुइन ने कहा, मैं परगोला के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके आता हूँ ताकि वो हमारा ताकुब न कर सके। वो उस कमरे में आया। बिस्तर खाली था, कमरा खाली था। उसने आवाज़ दी, बाथरूम में भी जाकर देखा। इसके बाद तेज़ी से चलता हुआ आकर माँ से बोला, मम्मी वो नहीं है। कौन नहीं है? मैं परगोला की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ से भाग गया है। मैक्सी ने कहा, जेरी और थर्माल कहाँ होंगे? क्या वो उसके फरार से बेखबर हैं? हो सकता है वो अपनी जगह मसरूफ़ हों और अभी ख्याल ख्वानी ना कर रहे हों। गॉड मदर ने कहा, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। वो दोनों परगोला के गुलाम थे, शायद अभी उसके लिए काम कर रहे हों और वो तीनों मिलकर हमें धोखा दे रहे हों। मम्मी, आपने आदिल पर भी शुबा किया, फरहाद को भी दुश्मन बना लिया। अब ज़रा मोहतात रहें, किसी सबूत के बगैर उन दोनों पर शुबा ना करें। उनको आने दें, फिर बात होगी। अब पता नहीं वो कब आएंगे। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकलते ही फंस जाएं। थोड़ी देर बाद ही जेरी ने आकर मुखातिब किया। गॉड मदर ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ गायब रहे? मैं और थर्माल वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर थे। अब तैयार में सवार होकर आराम से बैठने का मौका मिला है तो मैं राब्ता कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि परगोला फरार हो गया है? क्या वाकई? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम लोग फ़ौरन यहाँ से निकलो। वो इंतकाम लेने के लिए पुलिस वालों को तुम्हारे पीछे लगा सकता है। वो इस मकान से अपना अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखने लगे। जेरी ने कहा, मैं मालूम करता हूँ कि परगोला कहाँ है। वो गॉड मदर के अंदर खामोश रहा। परगोला के पास नहीं गया क्योंकि थर्माल उसके पास था और उसे इंतकामी कार्रवाई से रोक रहा था। जेरी ने थोड़ी देर बाद गॉड मदर से कहा, परगोला हमारी गिरफ्त से निकल गया है। मैं उसके पास जाता हूँ तो वो सांस रोक लेता है। उसने किसी हिप्नोटाइज करने वाले से अपने दिमाग को लॉक कराया है। फिर तो वो हमारे लिए मुसीबत बनकर आएगा। घबराती क्यों? तुम लोगों का हुलिया बदल चुका है। वो पहचान नहीं सकेगा और किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को तुम्हारे दिमागों में भेज नहीं सकेगा। वो सब गाड़ी में बैठकर किसी नई मंजिल के सिमत जाने लगे। परगोला एक फुटपाथ पर लंगड़ाता हुआ चल रहा था और सोच रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। वह अचानक ही खोखला हो गया था। जख्मी होने के बाद पहले जैसी जिस्मानी तवानाई नहीं रही। जादू मंतर के लिए हालात साजगार नहीं थे। फुटपाथ पर चलता हुआ सोच रहा था कि पहचाना जाएगा तो पकड़ा जाएगा, आनी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा।
ऐसे ही वक्त मैंने मुखातिब किया, हेलो परगोला, किस हाल में हो? वो चौंक कर रुक गया, फिर बोला, तुम वही मेहरबान दुश्मन हो। देखो मेरा क्या हाल हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ बताओ तो सही। धोबी का कुत्ता बन गया हूँ, न घर का रहा हूँ न घाट का। गॉड मदर ने समझौते के खिलाफ मुझ पर जुल्म किया है, मैं वहां से भाग कर आ रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तलाश में निकला हूँ, मुझे सहारा दो, गॉड मदर को सजा दो। क्यों सजा दूँ? क्या तुम बहुत मासूम हो? तुम्हारी बदमाशियों और शैतानी हरकतों की फहरिस्त बहुत तवील है। तुम्हें अपनी ताकत और अपने जादू पर बहुत गुरूर था, अब इसकी सजा पाओ। मैंने बहुत लंबी सजा पाई है। गॉड मदर ने मुझ पर थूका है, उसकी बेटी ने मुझे सैंडल से मारा है। मैं अपनी बेइज्जती का इंतकाम जरूर लूंगा। एक बार मुझे सहारा दो, फिर मैं अपनी तमाम खोई हुई ताकतें हासिल कर लूंगा। तुम्हें पता है मैं मुसलमान हूँ, किसी शैतान की मदद नहीं करूंगा। तुमने पहले भी तो मेरी मदद की थी, क्या तब मुसलमान नहीं थे? तुम्हें इस हाल को पहुंचाने के लिए पहले मदद की थी, अब तुम्हारे काम आऊंगा तो तुम्हारी बिगड़ी हुई हालत संभल जाएगी। तुम ऐशो आराम से खोई हुई ताकतें हासिल करोगे। खुदा तुम्हारा भला करेगा, बस मुझे संभलने का मौका दे दो। लेकिन तुम देख चुके हो कि मेरी हर मदद के पीछे वो दुश्मनी होती है जो शैतान से होनी चाहिए। हाँ, तुमने दरिया में डूबने से बचाया, फिर गॉड मदर की इंतकामी कार्रवाई से महफूज रखा, और मेरी हिफाजत करते करते मुझे तमाम कुव्वतों से खाली करके फुटपाथ पर पहुंचा दिया। क्या आप भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, इस हद तक करो कि मेरा जख्म भर जाए और मैं पहले जैसा शाहजोर बन जाऊं। तो फिर मेरे मशवरे पर अमल करो। यहूदियों के पास जाओ, उनसे मुआफ़ी मांग कर दोस्त बन जाओ। क्या कहते हो, वो मुझे गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे, तुम उनके लिए बहुत अहम हो, वो तुम्हें सार आंखों पर बिठाएंगे। मेरी अहमियत टेलीपैथी जानने वाले जैरी, थर्माल और मरीना के बायस थी। तीनों मेरे हाथ से निकल गई हैं। मैं उनके लिए खाली डब्बे की तरह हूँ। मरीना, जैरी और थर्माल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। क्या? वह चौंक कर खला में तकने लगा, फिर बोला, वो तीनों मुझे वापस मिल जाएंगे? क्या कह रहे हो मेरे भाई, मेरे बाप? मैं तुम्हारे कदमों की खाक बन करूँगा। एक बार फिर बोलो। मैं एक बार बोलता हूँ, फिर उस पर अमल करके दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे तीनों टेलीपैथी जानने वाले वापस आ रहे हैं। वो बेयकीनी से खला में तक रहा था और सोच रहा था, बिगड़ने में देर नहीं लगती, लेकिन बिगड़ी बनाने में बरसों लग जाती हैं। और यहाँ तो पलक झपकते ही मुझे पहली जैसी कुव्वतें और सलाहियतें मिल रही हैं। क्या ये यकीन करने वाली बात है? क्या ऐसा मुमकिन है? उसे जैरी की आवाज़ सुनाई दी, ऐसा मुमकिन है, इसलिए मैं आ गया हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ जो सलूक किया था उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो बॉस। वह खुशी से सीना तान कर बोला, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। मैं भी गलती पर था, तुम्हें गुलाम समझता था, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। थरमाल की आवाज़ सुनाई दी, बॉस मैं भी शर्मिंदा हूँ, किस मुंह से मुआफ़ी मांगूँ? वह बड़ी फराग दिली से बोला, अरे कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर मरीना की आवाज़ सुनाई दी, मैं भी बहुत पछताने के बाद आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वह खुशी से उछल पड़ा। रास्ता चलने वाले रुक कर हैरानी से उसे देख रहे थे। वो जोश में आकर ऊंची आवाज़ से बोल रहा था, मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ, आज से तुम भी मेरी बहन हो। मरीना ने कहा, बॉस तू बड़ा कुत्ता है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर मुझे बहन कह रहा है। वो मैं मुसर्रतों की मस्ती में ऐसा कह गया। अब मैं तुम्हें मैली नज़रों से नहीं देखूंगा। मैं नजर आऊंगी तो देखोगे। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगी? मैंने अपना सर मंडवा लिया है, मेरे सर में एक भी बाल नहीं है। मैं आऊंगी तो तुम्हें एक भी बाल नहीं मिलेगा और तुम काले जादू से मुझे लौंडी बनाकर नहीं रख सकोगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पिछली बातें भूल जाओ। मुझे यकीन दिलाओ कि मेरी दोस्त बनकर होगी। हाँ, हमारी दोस्ती रहेगी। मैं तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारे अहकामात की तामील करती रहूंगी। जैरी और थर्माल ने भी कहा कि अब उनसे कभी सामना नहीं होगा, लेकिन वो दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए उसके काम आते रहेंगे। वो खुशी से लंगड़ा लंगड़ा कर फर्श पर नाचने लगा। मर्द, औरतें और बच्चे हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे। वो कह रहा था, तुम सब मुझे पागल समझ रहे हो? हाँ, पागल समझो और तालियां बजाओ। मैं कल सुबह तक तिल अबैब शहर का गवर्नर बनकर तुम लोगों पर राज करूंगा। कहाँ हैं तुम्हारे यहूदी हुक्काम और पुलिस वाले? वो आएँ और मुझे गिरफ्तार करें। वो बोल रहा था और कह के लगा रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर पुलिस वाले आ गए और उसे पकड़कर थाने ले आए। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं वो आदमी हूँ जिसे गिरफ्तार करने पर तुम्हें हुकूमत से इनाम मिलेगा और तुम्हें तरक्की भी मिलेगी। रिसीवर उठाओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ का नंबर डायल करके बोलो कि तुमने जय परगोला को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर हैरत से उछलकर खड़ा हो गया, क्या तुम जय परगोला हो? हाँ, हुलिया तो कुछ ऐसा ही है। उसने राब्ता किया और परगोला की गिरफ्तारी की खुशखबरी सुनाई। दूसरी तरफ से कहा गया, परगोला से बात कराओ। वह रिसीवर लेकर बोला, हाँ मैं परगोला बोल रहा हूँ, मेरी टांग में गोली लगी है, मैं जख्मी हूँ। अपने अफसरों से कहो मुझे आराम से अस्पताल पहुँचाएं। अबे जादूगर के बच्चे, हमें हुक्म दे रहा है? हाँ, अभी हुक्म दे रहा हूँ। अगर मुझे अस्पताल पहुंचाने वाला छोटा अफसर आएगा तो मैं अपनी तौहीन समझकर उसे खुद अपने रिवॉल्वर से खुदकुशी करने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे बड़े जानते हैं कि मेरे पास 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं, मरीना, जैरी और थर्माल। यहूदियों के लिए 3 नाम इतने बड़े थे कि फौज और इंटेलिजेंस के आला अफसरान दौड़े चले आए। थाने के सामने कई फौजी गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। अफसरान ने परगोला के सामने पहुंचते उसे सलूट किया और उसे बड़ी इज्जत से फौजी अस्पताल में ले आए। बड़े डॉक्टरों ने उसे अटेंड किया, उसके लिए ताज़ा फल आ गए
और उसकी खिदमत के लिए खूबसूरत नर्सें पहुंचा दी गईं। शबाब और शराब का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए स्कॉटलैंड की महंगी बोतलें वहां लाकर रख दी गईं। मैंने दिल ही दिल में कहा, मौज करो बेटा, कुर्बानी से पहले बकरे की इसी तरह पजीराई होती है। सैमसन वैली में कई छोटी बड़ी पहाड़ियां थीं। एक पहाड़ी की बुलंदी सिर्फ 20 फुट होगी। हीरो ने उसके पीछे आकर गाड़ी रोक दी, फिर कान लगाकर सुनने लगा। सारा ने पूछा, क्यों रुक गए, क्या सुन रहे हो? उसने इशारों से समझाया कि हाईवे की तरफ बहुत सी गाड़ियों का शोर है, मैं पहाड़ी पर चढ़कर देखने जा रहा हूँ। वो गाड़ी से बाहर निकलती हुई बोली, मैं भी ऊपर चलूंगी। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए ऊपर चढ़ने लगी। उसकी गर्दन से एक दूरबीन लटकी हुई थी। हीरो को दूरबीन की जरूरत नहीं थी। वो बंदर की तरह उछलता और दौड़ता हुआ सारा से बहुत आगे निकलकर पहाड़ी की बुलंदी पर पहुंच गया। फिर औंधे मुंह लेटकर एक बड़े से पत्थर की आड़ से देखने लगा। दूर, बहुत दूर फौजी गाड़ियां छोटे छोटे खिलौनों की तरह मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी। जो बंगला वो छोड़ाए थे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सारा ने दूरबीन से देखकर कहा, वो लोग मेरे बंगले में दाखिल हो रहे हैं। हीरो पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। वो एक्सरे मैन, मार्टन, ब्रेन आदम और ब्लैक आदम की आवाज़ें सुन चुका था और अब फिर उन्हें सुनने के लिए तवज्जो उधर मरकूज कर रहा था। ब्रेन आदम हेडक्वार्टर के कंट्रोलिंग रूम में था। वहां बैठा टेलीफोन और ट्रांसमीटर के जरिए फौज को अफसरान से रब्ता कर रहा था, जो छोटे छोटे फौजी दस्तों की रहनुमाई कर रहे थे। 3 फौजी दस्ते सारा के बंगले के अतराफ फैल गए। एक दस्ता हाईवे पर था और 2 दस्ते सैमसन वैली की पहाड़ियों की सिमत आने वाले थे और अभी अपने आला अफसरान के हुक्म के मुंतजिर थे। एक्सरेमैन मार्टन अपनी खुफिया रिहाजगाह में बैठा हुआ टेलीफोन, ट्रांसमीटर और ख्यालख्वानी के जरिए ब्रेन आदम और ब्लैक आदम को गाइड कर रहा था। उसके सामने तिलबैब, जाफा और सैमसन वैली का एक बहुत बड़ा नक्शा एक बड़ी सी मेज पर बिछा हुआ था। ब्लैक आदम तमाम फौजी दस्तों का कमांडर था। वह तमाम फौजी दस्ते उसके अहकामात पर अमल कर रहे थे। ब्लैक आदम इस वक्त सारा के बंगले के अंदर गया हुआ था और वहां से ट्रांसमीटर के जरिए ब्रेन आदम से कह रहा था, वो बंदर आदमी यहाँ नहीं है। यहाँ सामान की अबतरी से पता चलता है उसके साथ सारा भी है। दोनों उजलत में ये जगह छोड़कर गए हैं। जनाना लिबास की अलमारी खुली हुई है और चूल्हा हल्का सा गर्म है। एक्सरे मैन मार्टन ने कहा, इसका मतलब है वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम सैमसन वैली की तरफ जाओ। ये सुनते ही हीरो ने सारा को पहाड़ी से उतरने का इशारा किया। वो दोनों दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। हीरो ने सारा को गाड़ी ड्राइव करने को कहा। फिर उसके पास बैठकर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए सारा को बताने लगा कि ब्रेन आदम और ब्लैक आदम किस तरह उन्हें तलाश कर रहे हैं और अब इन पहाड़ियों की तरफ आ रहे हैं। सारा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जिधर जा रही हूँ उधर 10 मील आगे एटॉमिक प्लांट है। ये प्लांट 1 मुरब्बा मील की वसअत में है। मैं इस रास्ते से कतराकर यरूशलेम के रास्ते पर चलूंगी। उसने कंप्यूटर के जरिए पूछा, क्या हम नजरों में आए बगैर प्लांट के पिछले हिस्से में नहीं पहुंच सकते? हाँ, एक लंबा चक्कर काट कर जा सकती है। तो फिर तेजी से चलो। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए बोली, फौजी सैकड़ों की तादाद में है। हम जिधर जाएंगे उधर भी उनकी खासी तादाद होगी। हमारे खाने पीने और पेट्रोल हासिल करने के तमाम रास्ते बंद किए गए होंगे। क्या ये सारी बातें तुम्हारे ज़हन में हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं उनके मुहासरे में आ जाएंगे। जब गिरफ्तार होना ही है तो यूं फरार होने का मकसद क्या है? यही कि नाकामियों के अंदर से कामयाबियों के रास्ते निकलते हैं। तुम चलती रहो। वो ड्राइव करती रही। बहुत दूर एटमी प्लांट की इमारत और उसके अहाते की वसी और इस 4 दीवारी नजर आ रही थी। अहाते की दीवारों पर खारदार तार बिछे हुए थे। सामने बहुत बड़े गेट पर फौजी पहरेदार थे। सारा दूर ही से रास्ता बदलकर उसके पिछले रास्ते की तरफ आ गई। फिर उसने एक टीले के पीछे गाड़ी रोक दी। हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, मैं इस इमारत के अंदर जाऊंगा, तुम यहां मेरा इंतजार करोगी। तुम अंदर कैसे जाओगे? बहुत सख्त पहरा है। इंसानों के लिए पहरा और मैं बंदर भी हूं। लेकिन वहां जाकर क्या हासिल होगा? वहां मुमलिकत इसराइल के बड़े बड़े साइंसदान हैं। मैं उनमें से 1-2 को यरगमाल बनाऊंगा तो वह हम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हम अपनी सलामती के सिलसिले में मुतालबात पेश कर सकेंगे। वो मुस्कुराकर बोली, हीरो तुम बहुत ज़हीन हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। उसने कंप्यूटर को बंद किया। उसके हैंडल से लगी हुई जंजीर को गले में डालकर इस पोर्टेबल कंप्यूटर को सामने की तरफ लटका लिया। डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकालकर उसमें साइलेंसर लगाया। उसकी फाजल गोलियां जेब में भर ली। फिर गाड़ी से बाहर निकलकर उसे हाथ के इशारे से समझाया, इत्मीनान से बैठी रहो, मैं जल्दी आऊँगा। वो वहां से दौड़ता हुआ हाथे की दीवार के पास आया। वो दीवार 10 फुट ऊंची थी। सीधी दीवार पर चढ़ना मुश्किल था। सारा देख रही थी कि अगर वो चढ़ भी जाता तो ऊपर बिछे हुए खारदार तारों से आगे न जा पाता। वो भूल गई थी कि सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बंदर के साथ भी है। यकलख्त वो फिजा में उछला। 10 फुट की बुलंदी तक उछलता हुआ तार कांटों पर जा खड़ा हुआ। उसने मोटे सोल के चर्मी जूते पहने हुए थे। वहां वो सिर्फ 5 सेकंड तक खड़ा रहा। फिर अहाते के अंदरूनी हिस्से पर नजर डालते ही छलांग लगाकर जमीन पर आकर खड़ा हो गया। जरा फासले पर एक कैबिन था जिसमें एक मुसल्ला गार्ड खड़ा हुआ था। इमारत के एक तरफ 2 मुसल्ला गार्ड्स बातें करते जा रहे थे। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो वो दौड़ता हुआ कैबिन की तरफ आया। कदमों की आवाज़ सुनकर गार्ड पूछता हुआ बाहर निकला, कौन है? उसके बाहर निकलते ही मुंह पर एक फौलादी हाथ पड़ा। वो चकरा कर गिर पड़ा। इस हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत रखने वाले का एक ही हाथ काफ़ी था। वो कैबिन की 4 दीवारी के अंदर आकर खड़ा हो गया। वहां से दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। वहां से इमारत 25 गज के फासले पर थी। दीवार के साथ एक पाइप था जो ऊपर छत तक गया था।
इमारत की चंद खिड़कियां खुली थीं, उन पर कलर्ड शीशे थे। बाहर से अंदर का मंजर दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह कुव्वते बसारत से देख रहा था। इन खिड़कियों के पीछे ऑफिस नुमा कमरे थे। इन कमरों में कोई मेज पर झुका हुआ था, कोई अलमारी की दराज खोलकर कुछ निकाल रहा था और कोई दीवार पर लगे हुए बड़े से स्विच बोर्ड के बटन ऑफ और ऑन कर रहा था। हीरो को जब यकीन हुआ कि कोई खिड़की के बाहर नहीं देख रहा है तो उसने कैबिन से बाहर छलांग लगाई। दौड़ता हुए इमारत की दीवार के पास आया, पाइप के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। उसकी फुर्ती काबिले दीद थी। एक बंदर की तरह तेजी से छत पर पहुंच गया। खिड़की की तरफ आने वाला एक शख्स चौंक गया। उसने जल्दी से खिड़की का एक पट खोलकर करीब से गुजरने वाले पाइप को देखा, फिर गर्दन बाहर निकालकर छत की तरफ नजर की। उसे हीरो की एक झलक मिली, फिर वह छत पर नजरों से ओझल हो गया। एक शख्स ने पूछा, वेल डॉक्टर, खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वो बोला, मैंने किसी को पाइप के जरिए छत पर जाते देखा है। क्या वाकई? हाँ, मगर यकीन नहीं आ रहा। उस आदमी की एक दुम थी जैसे बंदर की होती है। उसके दो साथी इस बात पर हंसने लगे। एक ने कहा, जरा गौर से देखना चाहिए था, उसके सर पर सींग भी होंगे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। दूसरे साथी ने कहा, डॉक्टर आज तुम सुबह से अपसेट हो, तुम्हें छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। वो सोच में पड़ गया। ये बात नाकाबिल यकीन और मज़का खेज थी कि किसी आदमी की दुम देखी गई है। फिर भी उसने रिसीवर उठाकर छत पर रहने वाले सिक्योरिटी अफसर से रब्ता किया। फिर कहा, मुझे शुबह है कि कोई पाइप के जरिए छत पर गया है, प्लीज़ बी अलर्ट। उसने रिसीवर रख दिया। छत पर एक बड़ा सा कमरा था, उसमें एक अफसर और 2 गार्ड्स थे। हीरो छत पर आते उस कमरे की छत पर पहुंच गया। वहां से कान लगाकर सुन रहा था। सिक्योरिटी अफसर कह रहा था, सर हमें छत पर कोई नजर नहीं आया। फिर भी मैं देखता हूँ। वो रिसीवर रखकर दोनों मातहत गार्ड से बोला, बाहर निकल कर देखो, क्या छत पर कोई है? वो दोनों बाहर गए। छत पर से एक जीना नीचे इमारत के अंदर गया था। उन्होंने देखा वहां छत पर एक बहुत बड़ा रडार और एक डिश एंटीना नस्ब किया गया था। वो गार्ड्स हर तरफ चेक करके कमरे में आए तो उनका अफसर फर्श पर बेहोश पड़ा था। उनमें से एक खतरे की घंटी बजाने के लिए दौड़ता हुआ गया, लेकिन बटन तक पहुंचने से पहले ही गोली खाकर गिर पड़ा। तीसरे ने घूमकर देखा तो इस अजूबे को चंद सातों तक देखता ही रह गया। हीरो ने उसे निशाने पर रखकर कंप्यूटर को खोला, उसे ऑपरेट किया। गार्ड्स ने उसकी स्क्रीन पर पढ़ा, वहां लिखा हुआ था, जिसने भी फ़ोन पर चेक करने को कहा था उसे कहो यहाँ कोई नहीं है। उसने हुक्म की तामील की। उसने मुतलका कमरे के डॉक्टर से रब्ता करके कहा, सर यहाँ कोई नहीं है, हमने अच्छी तरह देख लिया है। दूसरी तरफ से ठीक है कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया गया। गार्ड ने पलटकर हीरो को देखा। गले से लटके हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था, यहाँ जो बड़े साइंसदान मौजूद हैं उनके नाम और हुलिया बताओ। उसने कहा, यहाँ सबसे सीनियर और तजुर्बाकार साइंसदान का नाम बेंजामिन गोल्डस्टाइन है। उसके सर पर सफ़ेद बाल हैं, पेशानी चौड़ी और उभरी हुई है। उसकी नाक के दाएं तरफ एक बड़ा सा स्याह दाग है। वह किस फ्लोर पर है? उसके कमरे की निशानदेही करो। 3रे फ्लोर पर। एक वसी और ईज लेबॉर्ट्री है। इस लेबॉर्ट्री के साथ ही एक बड़े से दफ्तरी कमरे में वो रहता है। लेबॉर्ट्री में कितने अफराद हैं और वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? सिक्योरिटी का निज़ाम सिर्फ ज़मीन और छत पर है। इमारत के अंदर हम गार्ड्स को जाने की इजाज़त नहीं। इंटरकॉम के जरिए हमसे रब्ता रहता है। लेबॉर्ट्री में 6 मातहत साइंसदान मसरूफ़ हैं। अपने साइंसदान डॉक्टर गोल्डस्टाइन से रब्ता करो, मगर उसे अपनी आवाज़ ना सुनाओ। उसने फिर हुक्म की तामील की। रब्ता होने पर हीरो ने रिसीवर को कान से लगाया। कोई दूसरी तरफ से पूछ रहा था, बोलो क्या बात है? हीरो ने रब्ता ख़त्म किया, फिर इस आवाज़ पर तवज्जो मरकूज़ की। वह झुंझलाकर कह रहा था, व्हाट नॉनसेंस, ये किसने कॉल की थी? फिर एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, सर मेरे दफ्तर का भी इंटरकॉम कुछ गड़बड़ है, मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा, वो भी आकर चेक कर लेगा। डॉक्टर गोल्डस्टाइन की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं क्या कह रहा था? सर आप फरमा रहे थे कि एटम बम का जो बुनियादी कैप्सूल तैयार हो गया उसके बाद हमारे स्टॉक में यूरेनियम की कमी हो गई है। एटम बम को मुकम्मल करने के लिए मज़ीद यूरेनियम की ज़रूरत है। यस सर, मैंने नोट कर लिया है। फ़ौज के मुतल्लिक़ अफसरान से अभी बात करूंगा। वो कैप्सूल लेबॉर्ट्री में शीशे के बॉक्स के अंदर महफूज है। मैं ये ख़तरनाक कैप्सूल यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखूँगा। इसे जल्द से जल्द अंडरग्राउंड एयर कंडीशनड स्टोर में पहुँचा दिया जाए। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, यस सर, मैंने नोट कर लिया है। इस कैप्सूल को जल्द ही यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। मेरी तरफ से छुट्टी की एक दरख्वास्त टाइप करो। मैं एक हफ़्ता स्विट्ज़रलैंड में गुजारना चाहता हूँ। हीरो ने कंप्यूटर को ऑपरेट किया। स्क्रीन पर उभरने वाली तहरीर ने गार्ड से पूछा, क्या तुम कभी 3रे फ्लोर पर गए हो? वो बोला, हर सुबह 5 बजे सफाई के दौरान हम सफाई करने वालों पर नज़र रखने जाते हैं, फिर उनके साथ बाहर आ जाते हैं। क्या 3रे फ्लोर पर पहुंचने के रास्ते में रुकावट है? जी हाँ। काउंटर पर अपनी शनाख्त पेश करने और मखसूस एंट्री कार्ड दिखाने के बाद काउंटर का सिक्योरिटी गार्ड एक बटन दबाकर दरवाज़ा खोलता है।